नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और एक ख़ास मेहमान के साथ मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। हमारे साथ इस स्पेशल पॉडकास्ट में आज के स्पेशल मेहमान हैं नवीन जय हिंद जी। आपको सोशल एक्टिविस्ट कहें, इन्फ्लुएंसर कहें, जय हिंद सेना के आपको संस्थापक कहें या पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता कहें, किस तरीके से आपको संबोधित करें? कुछ मुझको काफ़ी है, नवीन जय हिंद काफ़ी है, और तो क्या कहना है। तो चलिए नवीन जय हिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जय हिंद जी, हम क्योंकि चर्चा हमारी लंबी चलनी, बातचीत हमारी लंबी होनी है, तो शुरुआत जय हिंद से ही हम करेंगे। ये नवीन जय हिंद, ये जय हिंद कहाँ से आया? इसकी ज़रा बताइए, उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये तो मैडम की 2003 की बात है, और 2003 में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे सेना में, वो उनके बॉडीगार्ड ही थे। तो वो झज्जर से थे, तो वो हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे। हमने एक प्रोग्राम किया था नेताजी के जन्म दिवस पर, 23 जनवरी को होता है। तो 23 जनवरी को जब हमने बुलाया तो वो बोले कि यार तुम ऐसा करो, बुजुर्ग थे काफ़ी उस टाइम पर, 90 के प्लस शायद थे, कि ऐसा करो तुम सारे नाम के पीछे जय हिंद लगा लो, ये अपने जात पात वाले जो गोत है ना इनको हटा लो। तो हमने सोचा कि बुला रखा है, बुजुर्ग आदमी है, तो जब बुला रखा है तो भाई चलो इतनी तो मान ही सकते हैं। तो उस टाइम पे लगाया था हमने ये। तो अब तो 20-21 साल हो गए लगाए। तो अब वो पहचान भी बन गई आपकी ना? हाँ, बस वो तो नाम का फ़र्क तो होता ही है। अब मेरे को तो अच्छा लगता है, वैसे मेरा नाम मेरे को अच्छा नहीं लगता था, ये जय हिंद लगाने के बाद मेरे को भी अच्छा लगने लगे। शायद लोगों को भी अच्छा लगता है ये जय हिंद, और आपके साथ बहुत लोग भी जुड़े हुए हैं। आपको हमने कई रूपों में देखा है नवीन जय हिंद जी। फक्कड़ हैं आप, मस्त मूला हैं, मलंग कह सकते हैं, कभी सोटा उठा लेते, कभी लठ उठा लेते, कभी फरसा उठा लेते हैं, और कभी घी उठा के विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री के आवास पहुंच जाते हैं, कभी दिल्ली यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी कावड़ ले आते हैं मुख्यमंत्री सद्बुद्धि के लिए। ये नवीन जय हिंद कौन से नवीन जय हिंद है? किस मकसद के साथ दुनिया में निकले हुए हैं? मकसद तो मेरे को भी नहीं पता मैडम, और मैं कभी मकसद के लिए कोई काम किया नहीं है। मेरे हमेशा जो काम किए हैं वो इसलिए किए हैं कि किसी का भला हो जाए, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा मेरा फोकस आज से नहीं कभी से ये की चीज़ आ रहता है कि जागरूक होना ज़रूरी है। किसी भी आदमी को जागरूक होना ज़रूरी है। अब मान लो 1000 लोगों पे एक जागरूक है, तो वो उनको फिर गुलाम की तरह ही ट्रीट करते हैं एक्स्ट्रा, मतलब मैंने देखा है लोगों को ऐसे। तो मेरा अपना ये मानना है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, इतना अवेयर होना चाहिए कि वो अपने हक की आवाज़ उठा सकें, या दूसरे की आप नहीं उठा सकते तो कम से कम खुद की तो उठा ही सकते हो। बिल्कुल। और यही मकसद रहा है, वरना राजकाज का मकसद होता तो मैं बहुत पहले राजनीति में आके ये काम कर सकता था। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने लगभग ये मानो कि 10-12 साल तो मैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में ही रहा हूँ, और उस दौरान एमडी यूनिवर्सिटी तो वैसे भी पॉलिटिकल एक यूनिवर्सिटी रही है, और जहाँ रोहतक जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ वहाँ पे भी पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। लेकिन मैंने कभी पॉलिटिकल होना सोचा नहीं। और ये जो आप बता रहे हो, कभी सोटा उठा ले, कभी लठ उठा ले, कभी फरसा, कभी घी, कभी कुछ, ये मैडम ये एक अपने तरीके हैं। हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं हूँ नहीं, कोई पैसे वाले ख़ानदान से हम हैं नहीं, या और इस तरह कुछ है नहीं कि कोई हमारे को मीडिया वाले दिखाएंगे या और कुछ हो करें। हालांकि ये मीडिया वाले मेरे को बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होती है। और ये क्रिएटिविटी मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अच्छी तरह से मेरे को फॉलो किया है, तो यूनिवर्सिटी में मैंने 2005 में छात्र अदालत लगाई थी। बड़ा विवाद हुआ था उस पर कि ये अदालत नाम कैसे रख सकते हैं, कैसे अदालत लगा सकते हैं, और उसे में रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर सभी वार्डन सबको आना पड़ा था। इतना हंगामा कर दिया था हमने कि छात्र अदालत की, उस अदालत में मतलब जो पेशी होती है वो वाइस चांसलर की हुई थी, रजिस्ट्रार की, डीन की, वार्डन की। ये एमडीयू की बात है? एमडीयू की बात है ये। तो अब हमने पीछे अभी चुनाव के दौरान लगाए बेरोजगारों की अदालत लगाई थी, एक जनता की अदालत लगाई थी। फिर उसको देख देख के बहुत नकल करते हैं नेता लोग, मेरी जो एक्टिविटी होती है जब हम करते हैं। अच्छा। अब आपको ध्यान होगा, हमने जब दादा दूली चंद की थारा, मैं इसी पे आने वाली थी। वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो बहुत कैची था, देखने में बहुत अच्छा था, और उसका नाम भी बहुत कैची था। वो थारा फूफा जिंदा नाम से चलाया था हमने। वो हरियाणा में जो फैमिली आईडी का इशू था, तो वो पूरी दुनिया में मतलब वायरल हुई थी। और उसके बाद आपने देखा होगा और भी कई जगह इस तरह की बारात निकली है, उसको मरा हुआ दिखा दिया था। फिर बेरोजगारों की बारात निकाली, तो उसके बाद बेरोजगारों की बारात भी बहुत जगह निकली। तो ये आइडिया आते रहते हैं। अब यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत पढ़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वैसे तो मजाकिया बात लगी लोगों को कि मजाक है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा मैसेज था। हाँ। और एक गंभीर स्थिति थी प्रदेश की।
जब बेरोजगारों की आप बारात निकाल रहे थे तो बहुत गहरी स्थिति थी वो, उसको समझ पाए लोग, नहीं, या फिर उस सरकार पर उस पर असर दिखा आपको? नहीं, उसका बहुत असर था। मैं आपको देखो, जैसे फैमिली आईडी वाला इशू था तो 80 लाख फैमिली आईडियों में गड़बड़ हुई थी, 75 लाख फैमिली आईडी ठीक करनी पड़ी सरकार को, स्पेशल कैंप लगा गए। अब उसका असर इसलिए था कि हर परिवार परेशान था, किसी न किसी कारण, किसी का बीपीएल कार्ड कट गया, किसी की विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसी का कुछ, किसी को मरा हुआ दिखा दिया, किसी मरे हुए को जिंदा दिखा दिया। तो इस तरह की चीज़ें थी बहुत सी। और जैसे बेरोजगारों की बारात वाला इशू था तो सीईटी हो नहीं रहा था, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की, या पक्ष का तो बोलेगा क्यों, कोई भी तो नहीं बोल रहा था। अब कोई मानो कि सड़क पे कम से कम मैं 10 बार उतरा हूँ बेरोजगार वाले इशू को लेके, एक बार भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले उतरे हो तो बता दीजिए, एक बार भी। तो गवर्नमेंट को परेशानी थी, अब तभी तो इतने केस भुगत रहा हूँ ना। मैंने तो वैसे तो बारात ही निकाली थी, और बारात का ये भी मतलब था कि हरियाणा की जो स्थिति है, नौकरी अगर नहीं है तो शादी भी नहीं है। तो ये था कि अब इनको कहाँ लेके जाएं, जवान बच्चे हैं, तो भाई ये शादी तभी तो होगी, और वैकेंसी खाली थी। तो मेरा कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी इशू होता है, वो मुद्दा बेस होता है, हम वैसे कोई वो नहीं करते। हाँ ठीक है, कोई वैसे हंसी मजाक करो तो हरियाणा में हंसी मजाक तो चलता भी है मैडम। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है नवीन जय हिंद के अंदर कि जो लोग अपनी तकलीफ समस्या लेकर नेता के पास जाते थे पहले, विपक्ष के पास या सत्ता पक्ष के पास, तो सत्ता पक्ष की कोशिश करते हैं, बस जब सुनवाई नहीं होती तो विपक्ष के पास जाते हैं, तो उन दोनों को छोड़ के आपके पास आते हैं फरियादी। अभी कुछ बहुत रिसेंटली बात है, एक महिला अपनी बच्ची के इलाज के लिए भी आपके पास आई। हाँ, अभी वो तो बिल्कुल, अब सांगी गांव है, पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल रहे हैं, उनके बेटे सांसद भी हैं। अब हमारे रोहतक में मान लो, या दूसरी जगह मान लो, एमपी भी रहे हैं, सोनीपत में भी हैं, या पूरे हरियाणा में भी हैं, मंत्री भी आते हैं सरकारों के, उनके पास कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि वो ना तो सुनते हैं, और हम तो ओपन में बैठे हैं, इनके ये मिलते ही नहीं है। आप अगर देखोगे हरियाणा के कितने एमपी और एमएलए हैं जो अपनी विधानसभा में रात को सोते हैं अपने घर में। मैं नहीं कह रहा किसी दूसरे घर में जा गए सो जाओ, इतने बड़े क्रांतिकारी नहीं है ये कि दिन रात काम करेंगे। मेरा एक इतना ही रहता है कि भाई जिस तरह से ये इलेक्शन से 1 महीने पहले आप अपने हल्के में रहते हो, उसके आधा रह लिया करो, उसके आधा रह लिया करो। नहीं रहता कोई भी, तो लोग कहाँ आएंगे? जय हिंद के पास चलेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वो तुम्हारी आवाज़ उठाएगा, और समाधान होना हो लोगों को सबसे पहले ये होता है कि भाई कोई साथ तो खड़ा है, सुन तो रहा है। वो चीज़ है, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। और अगर मेरे पास कोई किसी इशू को, मतलब एवरेज 100% में से 90% सोल्यूशन हुए भी हैं। लेकिन एक ही नवीन जय हिंद हुआ ना हरियाणा में। आप सेना बनाने की बात कर रहे थे कि ये समस्या तो हर जगह ही है, कोई सिर्फ रोहतक की समस्या तो है नहीं, परेशानी तो लोगों को हर जगह होती है। अब नवीन जय हिंद का तो मैं क्या करूँ मैडम, मेरे माँ बाप तो बूढ़े हो गए। लेकिन और युवा जुड़ सकते हैं, ऐसा है आपको लगता है? क्योंकि राजनीति में तो आप कह रहे कि मैं आऊंगा नहीं, पार्टी में बनाऊंगा नहीं, मैडम ये कैसे पक्का मन है या फिर अभी के लिए ये सोचा हुआ? अभी के लिए की बात नहीं है। मैं तो जो देखो, मैं जो 20 साल पहले जो जुबान थी बोलता था, आज वही है मेरी। और मैं इन पॉलिटिकल लोगों की तरह नहीं हूँ, मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोई जुबान दे रखी है और उससे पे, ये तो बड़े बेशरम होते हैं। हाँ। अब मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई 100 लोगों को ढूंढेंगे हम। जय हिंद से ना कि हमने एक नंबर जैसे जारी किया 70 27 822 822, उस नंबर पे मैडम करीब 4000 लोगों की कॉल आ चुकी है। 20 दिन पहले शुरू किया था मैंने। लेकिन लोगों के हमें चाहिए लोगों का समय। पैसे देने वाले भी आ जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे जब आप, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं कि भाई हाँ हम फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे आपकी, लेकिन समय नहीं है। अब नेताजी कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई तुम मुझे समय दे दो, हम थोड़ा समय बदल देंगे तुम्हारा। अब निस्वार्थ रूप से काम करने वाले लोग 1000 लोगों के पास जाना पड़ेगा तब एक मिलेगा। बड़ा, मैं तो 100 लोगों की मैंने कोशिश की है। देखिए राजनीति में आप आ नहीं रही, राजनीति मतलब तो चुनावी राजनीति। मैडम राजनीति तो क्या बिना चुनावी राजनीति के भी आप बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बदल सकते हैं। मैंने तो अभी राजनीति में था नहीं। अगर पिछले, मैं तो 2020 में छोड़ दिया था मैंने तो सब। अब पिछले 5 साल की अगर आप बात करोगे तो 5 साल में मैं तो राजनीति में जो काम करवाए हैं, 3 लाख बुजुर्गों की पेंशन, 25,000 जॉब तो अभी देनी पड़ी है सरकार को, सैनी साहब को अभी, और खेल कोटा ख़त्म कर दिया था उसका। और इतने इशू हैं, मतलब जैसे परावर की ज़मीन थी, 14 साल से ज़मीन ने कब्जा रखी थी, तो सरकारों ने, आदमियों ने नहीं, सरकारों ने
वो भी देनी पड़ी। बहुत से काम है, मतलब मैं आपके सामने पर्चा लेके बैठूंगा तो आप सोचोगे कि भाई इतने काम तो कोई सरकार बराबर में सरकार मतलब ये नवीन जयहिंद इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, सरकार अपना क्रेडिट ले रही है कि हमने तो वादे किए थे और सारे काम पूरे किए जनता के लिए। कौन सा कर दिया मेरे पहली कलम से मैडम शपथ लेते नौकरियों की अरे बात हो। मैडम जी एक बात तो ऐसे कोई कहे जाओ 3 साल तक जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ वो तो लोगों ने भी तो देखा है। कौन करा था? कोई ना करना था किसी ने। हम बांगड़ले के पास चला गए थे मैडम, वो कर दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, क्रेडिट ले लो सरकार। मैंने क्रेडिट ना लेना किसी भी चीज़ का। अब सरकार बना कर दे फैमिली आईडी में गड़बड़ नहीं थी, सरकार बता दे हमारे आंदोलन के बाद कितने बीपीएल कार्ड बने, कितनी पेंशन सरकार ये तो बता ही सकती है। थाने में पेंशन बनी है मैडम, मैं मुख्यमंत्री के घर में बस लेके घुस गया था, बिल्कुल 10 मीटर रह गया था। हम सारे उन बुजुर्ग जितने भी थे जो मरे दिखा रखे थे ना, हाँ, पता है मुझे। तो वहाँ थाने में उनको डिटेन करके वहीं पे पेंशन बनी थी। ऐसा मेरे ख्याल में तो कभी हुआ नहीं होगा। और उसके बाद स्पेशल वो लगाने पड़े। विपक्ष में भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने, जो चुनाव के वक्त नए नए चेहरे आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो सत्ता पक्ष में आ जाए तब भी वो नजर नहीं आते, विपक्ष में बैठ जाए तब तो विपक्षी होगी कि हमारे हाथ में। ये क्या ट्रेंड क्यों है ये ऐसा? धंधा है, राजनीतिक धंधा है। अब राजनीति धंधा तो है नहीं, सही हिसाब से तो सेवा है, संघर्ष है, लेकिन धंधा बना रखा है इन्होंने सब ने अपने वो बने। अब भाई जब नवीन जयहिंद अगर लोगों के बीच में रह सकता है, एक सामान्य घर का बालक जिसके पास कुछ नहीं, जिसके बाप के पास 100 गज का एक मकान है 30 साल पुराना और एक 2 बीघे ज़मीन है, 2 बीघे किले भी नहीं 2 बीघे ज़मीन है। अब अगर वो उसका लड़का लड़ सकता है तो जिनके 100 किले हैं, जिनके पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी कितना क्या है, उसके लिए ना मैडम जिगरा चाहिए है। जीभ से तो मैं भी कुछ बोल दूंगा, जीभ से नहीं बदलता कुछ, जिगर चाहिए। क्योंकि आपने कुछ गलत कर रखी, गड़बड़ कर रखी है तो सरकार से लड़ना, सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी पावर होती है। अगर गलत कर रखा है तो वो तो फिर कब दिखेगा ना, तेरे तो 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ का मालिक है तो तेरी सरकार पकड़ लेगी, सारे ने होगी क्रांति। अब क्रांति काम तो मैडम वही लोग कर पाएंगे जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है और जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जिनके अंदर एक जज्बा है, जिगरा है। जीभ से तो मैं नहीं मान, जीभ तो बड़ी बड़ी बात कहनी है कि कितने पाओगे। आप सोचो ना भाई, विपक्ष में कितने लोग हैं, क्यों नहीं लड़ा कोई? आप सोचो, एक आदमी लड़ेगा। इनको बहुत से तो विपक्ष वाला ने मैंने खूब छिक के इनको सुनाई अच्छी तरह। जब जाके हमने मान लो कोई इशू उठा दिया, आज 20-20 दिन पद से उठाए इन्होंने, बोले भी उस पर। और एक आजकल ये चल रहा है सोशल मीडिया पे कि आप एक ट्वीट कर दो, फेसबुक कर दो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, एक लाइव कर दो तो लगे इन्होंने मुद्दा उठा दिया। वो काम तो मैं दिन में 10 पे करूँ हूँ। अब लाइव करने से, ट्वीट करने से, उस ये करने से अगर समाधान होता। ये ट्रेंड तो चल पड़ा है, अब फेसबुक पे नेता लाइव आ जाते हैं और दिखाते हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आपको कोई पूरे, मैं ये सिर्फ सत्ता पक्ष की बीजेपी की बात नहीं कर रही, बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, हालांकि विधायक नहीं, कुछ है नहीं, वैसा वर्चस्व है नहीं, अस्तित्व बचाने की बात थी। आपको कोई चेहरा दिखता है कि हाँ ये हरियाणा की राजनीति का भविष्य हो सकता है, या युवाओं के लिए एक आदर्श कोई हो सकता है, किसी कोई भी पार्टी का नेता? मन ने तो मैडम आप बता दो, मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ मैं कि मैं 10-20 हज़ार इनाम देश को हूँ मैं। आप अगर ढूंढोगे, आप ढूंढ कोई नहीं ना, उम्मीद ही है भाई। आप मैं तो खुद पूछ रही कि कोई है ऐसा, लगता है ऐसा कोई? नहीं है मैडम, कहीं पे कुछ नहीं है। अब किसी की कोई वो बिना हैसियत के आदमी जब इतना काम कर रहे हैं। मैं तो मैंने पीछे आपको पता होगा जब राज्यसभा के लिए हुआ तो मैं बोला भी मेरे को खड़ा कर दो, हारना तो मैं हार जाऊंगा। और आपने कहा कि जेजेपी वाले मुझे समर्थन कर दें, सारे मेरे को समर्थन कर दें। किसी ने नहीं मैडम, क्योंकि क्या होता है ना, एक परिवारवाद। आज भी 50 MLA तो 90 में से परिवारों से ही हैं। आखिर यार ये कौन आ गया बीच में बेकार में, किस लिए? मैंने कहा मैं हार जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है, लड़ूं तो। तुम डरो तो ईडी सीडी से डरते होगे, मैं तो नहीं डरता, तुम आ जाओ। मेरा बोले नहीं मार दो, नहीं है, नंबर नहीं है हमारे पास। तो मैंने उस टाइम पे मैं घी और एक लंगोटी लेके घूमा था। अगर भाई मेरे को कोई भी, मैंने तो बीजेपी वालों को भी कही थी बात में कि भाई तुम बता दो, थारे पास हो तो किसी भी चीज़ का कोई प्रोफाइल होती है, कोई रिकॉर्ड होता है। भाई आप अगर नंबर आते हैं, टेस्ट में देते हो तो नंबर आते हैं। भाई मैंने तो ये कहा था भाई हमारे जितना संघर्ष किसी ने किया हो, इतने लठ किसी का लग गया हो, इतने आंदोलन किसी ने करे हो, इतने बार कोई जेल में गया हो, इतने सॉल्यूशन किसी ने करवाए हो, तो एक तो आदमी हो पूरे हरियाणा में कि ये इस पॉलिटिकल पार्टी में है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, क्योंकि 12 महीने में करते हैं 12 दिन काम, ये 5 साल में करते हैं ये 5 महीने मैक्सिमम। उसके बाद मौज लेते हैं मैडम। जाड्डा में तो जाओ है बेंगलोर, अपना गोवा गावा उड़े, और गर्मिया में कुल्लू मनाली शिमला है ही, मरो लोग ऐसे ही।
अब लोगों ने भी आदत हो रही है, क्योंकि जात पात पर क्षेत्र धर्म यही तो चलता है, और तो कुछ है नहीं। फिर लोभ लालच अपना स्वार्थ है, और क्या है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसको रिजल्ट को लेके अभी तक भी बहुत आरोप प्रत्यारोप हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई गया हुआ है, कोई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गया हुआ है, ईवीएम के ऊपर आरोप है कांग्रेस के कि ईवीएम में गड़बड़ी की। आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी की, या फिर जो आप मुद्दा उठा रहे जात पात है वो देश की राजनीति में भी है, हरियाणा की राजनीति में भी है? ये जो ईवीएम कह रहे हैं ना, ईवीएम बेवफा है। अब ईवीएम बेवफा नहीं है, तुम्हारे ही बस का कुछ नहीं था, बात थी ये। अच्छा। ये तुम खुद बेवफा हो। तो ये कहना, मैं तो आप मेरे को अगर देखोगे ना, चुनाव से आप 15 दिन पहले देखो, आप 10 दिन देखो, मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही लिख दी थी। अगवाई देखना, आप सारे ट्वीट देख लेना, मैंने लिख दिया था अगवाई कदे तुम 45 के पास रहने के चक्कर में कदे 40 पे नीचे एक किस्सा ही बता दो 45 वाला। मैं तो समझ गई आपकी बात। ये 45 वाला किस्सा बताओ। 45 वाला ये पहले तो दबी जुबान में था, आप उनके अपने बोलने लगे भाई बोल तुम रहे हैं। 45 के चक्कर में मारे गए। हाँ हाँ हाँ। है ना, कि तुम्हें मुख्यमंत्री कुर्सी दिख रही थी, ये 45 से ऊपर जाने ही नहीं देना था आंकड़ा। क्या था, एक बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल पे चीजें चल रही थी, वो ये चल रही थी कि भाई कांग्रेस वाले तो हुड्डा साहब तो ये नहीं चाहोगे कि 60 सूट के आसपास चली जाए। हवा तो क्योंकि- इतनी थी, है हाँ, ना? कि मतलब ये लोग ही कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा ये बात। लोगों से ही हमने सुनी ये सब बातें। अगर भाई हुड्डा साहब नहीं चाहोगे 60 आ जा, हुड्डा साहब चाहोगे 45 आ जा, क्योंकि जब 60 आ गई तो फिर कांग्रेस सीएम नहीं बनाएगी हुड्डा साहब को, क्योंकि आपसी रोड़ा था इनका पार्टी का। और अगर आ गई 45 तो बीजेपी इनको बनने नहीं देगी, तो इसका मतलब सरकार तो बन नहीं रही है। तो जो पॉलिटिकल लोग थे, या जो चीज़ें समझाएंगे, जो कालका से लेकर आपको पलवल तक, मतलब पंचकुला से पलवल तक जो हर सीट का डिसाइड बता सकता है, एक चीज़ नेता को जानता है, सिचुएशन जानता है, तो वो कोई भी आदमी, क्योंकि मेरे साथ कई लोगों ने शर्त लगा रखी थी, मैं कहता था तुम गिनवा तो दो, आओ वहाँ से शुरू करो, आप गिनवाओ। तो वो खुद गिनवाते थे, तो भी वो 45 से ऊपर तो वो भी नहीं जा पाते थे। वो क्या गए रोल दाख रखे 2-3 सीटें आपने, सरकार तो बन जाएगी आखिर में। फिर मैं यार ये 60 सूट का क्यों रुका हमारा हो। तो वो क्या था कि वो एक मिसमैनेजमेंट हो, या उनकी अच्छी मैनेजमेंट हो, या कई चीज़ें बीजेपी थी। कैश कर गई उस फूट को ना। नहीं फूट को भी नहीं मैडम, कुछ चीज़ें भी की थी। जैसे जॉब वाला इशू था, 25,000 बच्चों की जो थी, ये नहीं कह पाई। मैं तो इनके पास भी ले गया, वहाँ पे भी लेके गया, दिल्ली लेके गया था मैं तो हुड्डा साहब के पास, दीपेंद्र के पास। अगर भाई आप भी कह दो, जिन बच्चों का पेंडिंग पड़ा है सब कुछ, वो नहीं कि वहाँ सैनी साहब के पास भी गया मैं। सैनी साहब को मैंने कहा जी आप कह दो, बोला भाई हम कहेगा, मैं कह दो आप सरकार आओ ना हो, वही आप कह दो या बात सब पत्ता पहले दबाऊँगा, पहले ही इनकी रिजल्ट होगा। अब 25,000 पढ़े लिखे बच्चे थे, पूरे हरियाणा के थे मैडम। नहीं, नौकरी तो कांग्रेस भी दिलवा रही थी। कांग्रेस के सारे उम्मीदवारों, कितने उम्मीदवारों ने बोला 50 के बदले एक नौकरी, वो उल्टा पड़ गया है। वो जो पढ़े लिखे बच्चे थे ना, 2 तरह के बच्चे घूम रहे थे। एक तो भैया अपने घर के हैं, जिनके 2 रुपये ठीक हैं, अपने गाड़ी लेकर नहीं कटवा गए, वो घूम रहे थे। अब सीधे ला गए यहाँ पर हमारे तो रोहतक में ही मैडम कम से कम 100 तो OSD घूम रहे थे। 100 कोई पत्रकारिता का OSD बनना है, किसी को किसी चीज़ का OSD नहीं बना, किसी ने का, कोई 500 चेयरमैन घूम रहे थे, ये हवा उन्हीं की थी, कोई 1000 थानेदार घूम रहे थे। तो ये मैनेजमेंट का हो या कुछ भी हो, ईवीएम को मत कहो, आपकी अपनी खामियां हैं वो कहो, अपनी खामियां ने सुधार कर लो। ये ऐसे होती नहीं। और ये तो पार्टी का इनका इंटरनल मैटर है। जिस तरह से पिछली बार 75 पार बीजेपी भी तो थी भाई, वो भी कह सकते थे ईवीएम गड़बड़। अब जब ये ईवीएम शुरू हुई तो मेरे ख्याल में कांग्रेस की, माफ कीजिए मैं रोक रही हूँ, आपने वो बात अधूरी छोड़ दी। एक तो एसडीओ अपने आप को ऑफिसर समझ के घूम रहे, दूसरे बच्चे भी बताइए, दूसरे भी मेहनती पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले, जिनको उम्मीद थी नहीं, वो कि सरकार आएगी तो मेहनत से लग देखो जाएंगे। मैडम, मैं तो मेरे से ज़्यादा मतलब लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी होगी बीजेपी के खिलाफ शायद, और मेरे पे जितने केस तारीखें आज भी कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़, मैं पहले भी मैंने ये बात कही है, आज भी कह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन जो हुआ है ग्रुप C और D का, तो कम से कम, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं मेरे पास, वो काफ़ी फेयर है। मैं 90% तो कहूँगा, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं भी उसी दौरों से गुजरा हूँ, कैसे नौकरियाँ मिलती थी, पैसे नहीं है तो नहीं, सिफारिश नहीं है तो नहीं। तो इसका एक जो नौजवान बच्चे हैं उनमें काफ़ी पॉजिटिव मैसेज गया कि यार हाँ हम नौकरी लग सकते हैं, कि बहुत बड़ी। और ये खट्टर साहब की मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कोई है हरियाणा के लिए, वो कुछ दे के गए हैं अपने मुख्यमंत्री। हालांकि मेरी उनकी तो बहुत मतलब लड़ाई रही है, बहुत खतरनाक लेवल की, मतलब बिल्कुल तू तड़ाक लेवल की। और उन्होंने बहुत परेशान किया मेरे को, और मैंने भी जितना उसका था सरकार, हालांकि मेरा तो वो तो बात ही है, मैं तो चिट्टी हूँ, लेकिन उनके खिलाफ आपने बोल दिया तेरा फूफा जिंदा है, बताओ। ऐसे निकालने लगे आप, प्रदर्शन करने लगे। हाँ, तो फूफा भी बनाए, सरकार के बटेऊ भी बनाए, जो बेरोजगार बच्चे थे
और फरसे तो भी कही थी भाई साफ कर दें सरकार ने। और हमने तो मतलब मेरा कहने का मतलब मेरा एग्रेसिव मोड था बिल्कुल पूरा, तू तड़ाक, इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल कहता हूँ कि उन्होंने एक ये चीज़ अच्छी करी है कि जो सिलेक्शन, जो नौकरियों का मामला है ना, वो बहुत बढ़िया काम किया है कि एक दिमाग में ये रहे कि यार पढ़ लो, और बच्चे पढ़ेंगे तो वो अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो और कहीं ना कहीं भी कामयाब हो जाएगा। अब बिल्कुल ठाली पड़े रहोगे, कभी सरकारी बाप मतलब धक्के खाएगा, किसी नेता के पैरों में जाकर पड़ेगा, किसी नेता या नेता के चमचे या उसके चमचे के साड़े, मतलब वो एक मतलब अंदर से ना घृणा वाली बात। मैं तो कभी, हमने तो अपने बाप को नहीं कहा कभी भी किसी के सामने जाके, किसी नेता के सामने हाथ जोड़ने, हमारा बाप अगर हमारे लिए है तो हमारे से निकम्मा कोई आदमी ही नहीं है। लेकिन हरियाणा में पिछले कुछ सालों में ब्रेन ड्रेन एक बड़ी समस्या, बहुत गंभीर स्थिति है, विकट स्थिति है, जिसको लेकर कांग्रेस ने थोड़ा सा उस मुद्दे को उठाने की कोशिश भी की। राहुल गांधी भी पहुंचे, आप उसको राजनीतिक चुनावी रंग देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे ये तो था, वो सच्चाई तो है कि बच्चे जा रहे हैं बाहर। जो पंजाब में हम देखते थे पूरा पंजाब खाली हो गया, अब हरियाणा में वो ट्रेंड है। ये बेरोजगारी और दूसरा नशा बहुत खतरनाक स्थिति में है। देखो, ये जहाँ तक ब्रेन ड्रेन की बात है तो मैं इससे, ये अलग इशू है। आप वो जो ब्रेन ड्रेन हो रही है, वो ब्रेन ड्रेन उसमें भी तो है जो डंकी उससे जाते हैं। हाँ नहीं डंग, वो मैं बता रहा हूँ, 50 लाख रुपए देके जाने पड़ता है मैडम, उससे नीचे बचते हैं ना। अब 50 लाख एक बात था, 50 लाख नॉर्मल घर के पास तो नहीं है अपने बच्चे के लिए, तो कुछ लोगों के सपने थोड़े बड़े हैं, तो उसको ब्रेन ड्रेन तो उसको बोला जाता है टैलेंट। अब जो जा रहे हैं, किसी का शौक हो सकता है, तो शौक को तो आप ब्रेन ड्रेन नहीं कहोगे। किसी के पास इतना है पैसा, कभी जा रहे हैं। मेरे तो बहुत से साथी हैं जो गए हुए हैं, और ये ट्रेंड अभी से थोड़ी है, ये तो 20 साल पहले भी जा रहे थे। अब ज़्यादा लोगों के, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, अब वहाँ पटाखे फूटते हैं, वो वहाँ से लाइव करता है, उसकी वीडियो आती है, मैं वहाँ चला गया, और वो बड़े खुश होते हैं। तो ये तो एक एरिया के हिसाब से भी एक कल्चर होता है। अब जैसे हमारा एरिया है रोहतक साइड में, इतना नहीं है, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं है बाहर लेने में। आप जाओगे कैथल साइड, जींद और करनाल, पानीपत कुछ एरिया है, एक पॉकेट है, वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जाके अभी चलो वहाँ जाएंगे। मैं तो रह गया हूँ, मैं तो वो अमेरिका जाना तो सबसे बड़ा सपना हुआ, मैं तो अमेरिका रह गया हूँ। अब मेरे को एक बात समझ में आती है, वहाँ ऐसे भी है जो 50 एकड़ ज़मीन है जिनकी यहाँ पे ही, तो वो भी और वहाँ पे जाके वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने हैं। अरे यार तुम भाड़े करके खा लेते, कुछ 100 किलो तो बहुत थे, और कुछ ना तो बेच के खा लेते। लेकिन वहाँ क्या है कि नहीं यार मेरे को अमेरिका जाना, बस एक उसका वो है कि अमेरिका जाना है। जरूरी नहीं है कि सब लोग पैसे के लिए ही जा रहे हैं, हाँ कुछ लोग पैसे के लिए भी जा रहे होंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जॉब को देख, मैं बार बार एक चीज़ अभी तक वो पता नहीं हुई है, अभी तक की नहीं है कि भाई एक कैलेंडर होना चाहिए कि हमारी इतनी जॉब, हमें कितनी जॉब है, ये प्रोसेस है, एक डेट टू डेट ये होना होगा। उस पे काम, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है चेयरपर्सन की, उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, बकायदा बताया जाएगा कि कब कितने वैकेंसीज है, कब क्या होगा। और बहुत सी जैसे अभी भी ऐसी शिकायतें भी बहुत आती हैं, अलग अलग जो ग्रुप ए बी की जो भी जॉब वगैरह हैं, कुछ गड़बड़ें होती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पारदर्शी इतना बना दो सिस्टम को कि लोगों को पता चल जाए कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं। ग्रीवेंस सिस्टम को जय हिंद के पास आए, क्या ज़रूरत है, वहाँ पे ये ग्रीवेंस एक टीम बैठा दो। बैठती है टीम तो? अरे नहीं मैडम, कोई ना सुनता, कोई सुनता ही नहीं है। मंत्री आते हैं तो बकायदा ड्यूटी लगाई। अरे वो कुछ ना मैडम, 15 शिकायत आवे उसमें, आपने बेरा कौन है 15 शिकायत रोहतक में मान लो आवे है या कितने भी आवे, वो आया कर अखबार में 15 शिकायतों का होगा निवारण। यार एक महीने में 15 शिकायत है क्या? उसके पीछे क्या वजह, फिर क्या उनको फिल्टर किया जाता है, सिर्फ खाना पूर्ति है, कागजी कार्रवाई? बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती है मैडम, मैं इन सारी चीज़ों का पता है मुझे। अब एक बात हूँ, मैं अभी 2 दिन पहले डीसी ऑफिस के डीसी साहब से 20 लोगों को तो मैं लेके गया हूँ, मंत्री के पास 15 आ रही है, मैं 20 लोगों को उठा के लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, और ये तो रोज़ लेके जा सकता हूँ मैं। तो ठीक है, ये जो जब खट्टर साहब से मैं मिला था, मैंने उनको कहा था ये उस टाइम पे कि मेरा जितना अनुभव है, अच्छा बुरा आप कुछ भी मानो सीएम साहब, आप एक ग्रीवेंस सिस्टम डेवलप करो कि उसमें सॉल्यूशन हो, एक टाइम बाउंड सॉल्यूशन हो। तो एक सिटीजन चार्ट होता था, बहुत पहले की बात है, अभी भी है सिटीजन चार्ट, उसको इम्प्लीमेंट अभी बोला है सीएम ने। वही मैं कह रही हूँ कि जो अभी सरकार बन के आई वो काम तो कर रही है उन चीज़ों पे। करेगी तो हम तो बड़ाई करेंगे मैडम। जब नौकरी लगाई मैंने भंडारा लगाया, काम नहीं करेंगे तो लड़ाई करेंगे, है तो इसमें कोई वो नहीं। तो जो ग्रीवेंस सिस्टम है, वो ग्रीवेंस एक मुख्यमंत्री 24 घंटे भी मैं तो क्या था
आपको मुख्यमंत्री साहब कहता कभी ट्वीट रात के 2 बजे लोगों से मिलते हुए, 1 बजे लोगों मिलते हुए, एक फिल्म में डायलॉग नहीं है बोला अन्ना बोला 24 घंटा चौकन्ना, तो उसको फिर एक कहता है बोला यार 6 घंटे तो सो लिया अगर है। तो अब वो आता है सीएम साहब का परिवारजनों से रात के 2 बजे मेरे 24 घंटे दरवाजे खोले हैं। मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री साहब सेहत खराब हो जाएगी, कितने दिन रहोगे, रोबोट तो आप हो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे आप कर रहे हो, आपका चाहे 2 घंटे दे दिया, और मुख्यमंत्री का तो ये 2 घंटे बहुत है, लेकिन उसके साथ आपके मंत्री, आपके एमएलए, आपके डीसी, आपके एसपी, आपके तहसीलदार, आपके एसडीओ, मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो डिसीजन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पावर अथॉरिटीज़ हैं, उनको आप 2 घंटे 1 घंटे रोज़ बैठा दो लोगों के लिए। मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने, और मैं तो विपक्ष को भी कहता हूँ भाई आपकी भी तो जीते हुए इतने लोग, आप भी दरबार लगाओ। ऐसा नहीं हो सकता मैडम कि कोई एमएलए है वो अगर सीरियस हो तो और उसके इलाके की समस्याओं का समाधान नहीं हो। मैं नहीं मान सकता, मैं कुछ भी नहीं, मैं सरपंच भी नहीं, और जब भी हमने काम करवाए हैं तो ठीक है मेरी एनर्जी ज़्यादा लग जाती होगी भी, मैं किसी अधिकारी को फ़ोन करूँगा, संसाधन भी तो नहीं ना आपके पास, नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब मैं डीसी को फ़ोन करूँगा, एसपी को फ़ोन करूँगा, तो चलो वो वैसे भाई शर्मा शर्मी मान ले तो ठीक है, नहीं तो मैं किस अथॉरिटी से करूँ, अधिकार नहीं है ना, पावर नहीं। तो ये बात है। लेकिन नवीन जय हिंद जी, ये तो एक पहलू आपकी ज़िंदगी का, शुरुआत तो आपकी बहुत पहले हुई थी, एक बड़े मूवमेंट के साथ शुरुआत हुई थी, और क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव भी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पूरा दारोमदार उस चुनाव में है, उनके साथ का अनुभव आप साझा करेंगे, कैसे अन्ना मूवमेंट से आप उनके संपर्क में आए, कैसे आपके रिश्ते रहे, और फिर क्या ऐसी वजह रही कि आपको अपनी राहें ही अलग करनी पड़ी, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार भी छोड़ दिया आपने, न सिर्फ पार्टी छोड़ी, घर परिवार भी छोड़ दिया आपने, और हरियाणा रोहतक एक तंबू में जाके बैठ गए, एक झोपड़ी बना के बैठ गए। अन्ना आंदोलन नहीं मैडम, मेरी उनके साथ मुलाकात 2007-8 में हुई थी, जब उनको कोई जानता नहीं था, पत्रकार भी नहीं जानते होंगे, और मैंने जब रोहतक अधिकारी थे तब वो? नहीं अधिकारी नहीं थे, एनजीओ चला रहे थे, एनजीओ चला रहे एनजीओ चला रहे थे। और जब पत्रकार जब रोहतक में बोले कि भैया कौन बुला रखा है, माँ भाई ऐसे ऐसे आरटीआई पे काम करते हैं इन्होंने बात, क्योंकि अवेयरनेस इतनी थी भी नहीं, अचीवमेंट के तो उनके उस टाइम पे भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे, बोला यार ये हमने तो सुनी, तो वो स्वराज अभियान चला रहे थे आके भाई गांव में पावर होनी चाहिए, लोग मतलब पावर डिसेंट्रलाइज, हालांकि वो अलग बात है कि अब सारी पावर को अपने और अपनी बीवी के पास रख रखी है, अब किसी के पास पावर कुछ नहीं है। तो मैं तो उस टाइम से था, अन्ना आंदोलन तो 2011 में हुआ है मैडम, पार्टी 2012-13 में बनी है, और 2020 में मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे ये लगा था कि एक लोग है ये कि सिस्टम से लड़ रहा है, लड़ेगा, ये दिख रहा था। हम यूनिवर्सिटी में थे, हम भी ये तो एनजीओ चलाता था, हम तो संगठन चलाते थे हमारे, तो उस टाइम पे जब दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट या और कुछ करना था 2-2 बस भर के आती थी, इनके पास यहाँ 50 आदमी होते थे, हमारे 100 लड़के होते थे। तो वहाँ से हमारी तो मुलाकात रही, और अनुभव बहुत गंदा रहा है, बहुत दूर था, बहुत मतलब वो कहते हैं ना, तो मैंने तो फिर इसलिए छोड़ छाड़ दिया यार, ये काम करने होते तो और किसी पार्टी में ही कर लेते। और मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे हाथ से तो बड़ा पाप हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है। महाकुंभ है अपना, प्रयागराज में जाकर डुबकी लगा के आऊँगा, 10-12 साल दिए हैं अपनी जवानी के दिए हैं, तो गलती होगी वो तो मैडम, अब उसमें तो क्या करें। क्या दिल्ली के लोगों से भी गलती होगी? भाई लोग देखो बहकाने में बहुत दूर था तुम्हें, अगर आप सोचते हो राजनीति में तो सब होते ही, हालांकि 90% तो धुरत ही होते हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ देश में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो उसका मुकाबला कर सके धुरतपण में, मतलब रंग बदलने में। आप देखो ना, आप पिछले 12 साल में 12 ही बातों का देख लो आप, जो टॉप की उसने 12 बात कही थी, एक भी बात पे रहा हो तो बता दो, एक भी बात पे। और ये अपने तोते बैठा रखे हैं, ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आतिशी, ये तोता ताती हैं, ये है नहीं करना, वो पिंजरे में बंद करके, और कुछ है ही नहीं, एक भी बात पे जब मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब लास्ट है किसी भी घटियापन की। इतना कड़वा अनुभव, क्या ऐसी बातें रही? क्योंकि आप वो उन 4 लोगों में थे जो इस मूवमेंट में सलाखों तक भी गए, तो फिर ऐसा क्या अनुभव था, कहाँ जाकर आपको लगा कि मैं गलत जगह पर आ गया, कि मैंने एक इंसान को पहचानने में भूल कर दी? अब वो तो होगी मैडम, वो तो देखा ना मैंने, जिस तरह से जो भी 10-20 मैन लोग थे काम कर रहे थे साथ में, उन लोगों के साथ जिस तरह से इसने बड़ी षड्यंत्र साजिशें रच रच के चीज़ें जो ये करता था, तो मुझे भी ठीक नहीं लगा यार था।
अब बहुत से षड्यंत्र साजिशों में भी शामिल था। अब मैं ये कह दूं मैं नहीं था, अब मैं भी उसका एक हिस्सा था। वो चीज़ें करी हैं, हमने भी करी हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि भाई मैं कह दूं मैंने नहीं करी हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं कोई 15 साल का बच्चा था, मैं भी 30-35 साल का था। तो तब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी? नहीं, कुछ भी नहीं थे मैडम, मगर वो होती तो मैं यहाँ आने की क्या जरूरत थी। भूपेंद्र हुड्डा फिर क्यों साहब की जिंदाबाद के नारे आपने बोलते कहा हैं। कि मैं भी उन चीज़ों में शामिल था। क्या होता था मैडम कि जब आप साथ रहते हो ना, और जब फीड होती है, दिमाग पे फीड करी जाती है, यार ये तो ये इस तरह कर रहा है। जब अब मेरी जैसे आदत है, वो बहुत गलत आदत है, सही है मुझे नहीं पता, मैं किसी पे भरोसा कर लेता हूँ तो 100 का 100 करता हूँ, नहीं तो मैं करता ही नहीं। अब 100 का 100 भरोसा कर लिया तो फिर यार ये जो कुछ कह रहा है, करवा रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ें तो फिर वो चीज़ें हमने देखी, यार ये चीज़ें घूम फिर के ये तो फिर अपने ऊपर भी इसी तरह की चीज़ें हैं। मतलब अपने आसपास के लोगों के ऊपर कोई स्कैंडल, कोई ऐसी चीज़ की ये गई? तो सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये ऐसा अपना है सेठ जी कि अपने ही लोगों पे एक तो यार है ना, किसी की साजिश करने के लिए, किसी को अलग से वो करने के लिए आप किसी के ऊपर, जैसे आज चलता नहीं है ये क्या होता है कि आजकल साइबर ठगी होती है। पहले चलता था कि हनी ट्रैक, मनी ट्रैक, ये हनी ट्रैप और मनी ट्रैप अपने लोगों पे खुद ही लगवाता था, आपको नहीं पता। कौन कौन लोग शिकार है फिर उनके? कौन कौन लोग? लगभग सारे होंगे ये, हम तो है नहीं भाई, नहीं तो ट्राई वो तो आज सुनने। भी उनके साथ है या चिटक गए, चले नहीं, गए? कुछ तो चले गए, कुछ कुछ अभी भी हैं। कुछ हैं, कुछ मजबूरी में होंगे। अच्छा। कुमार विश्वास कैसी शख्सियत? उनकी भी बहुत नाराजगी रहती है, वो भी देखो, खुल के बोलते हैं। यार कुमार विश्वास है, सोचो आप, कुमार विश्वास है, प्रशांत भूषण था, शांति भूषण था, योगेंद्र यादव था, आशुतोष था, आशीष खेतान था, बहुत से, मैं तो सबको जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ और नीचे तक जानता हूँ, जो कहते हैं ना तली तोड़ जानता हूँ। तो ये सारे के सारे मतलब इनको पता चल गया था आखिर यार ये, क्योंकि शाना अब आशुतोष तो पत्रकार आपकी फील्ड का आदमी, इतना शाना आदमी था, हैं। तो अब हम भी उनके साथ कभी बैठ के खा पी लेते थे। तो सारे के सारे लोगों को ये लोग पहचान गए थे किसे, और कई बार पहचानने के बाद भी आदमी के चलाता है यार ठीक है। जैसे मेरे को तो पता चल गया था इसका 2018 की 1-2 घटनाएं हुई थी, फिर 19 की बात है, फिर मैंने सोचा यार अब ये चुनाव है, अब चुनाव है, चुनाव में क्या मतलब वो करना, वो अच्छा नहीं लगेगा। अपना लगाया हुआ पेड़ है ना जो, उसको काटना भी ठीक नहीं होता। बाकी कैसी घटनाएं घट गई थी? कोई घटना बहुत आपको याद है? बहुत सी चीज़ें थी, उसमें दिख जाता ना कि ये किस तरह से किसके। लेकिन वो आम जनता को, हम जैसे लोगों को नहीं दिखता, जो करीब है उनको दिखता। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो क्या घटनाएं ऐसी घटी कि आपने कहा कि अब छोड़ के जा रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक नहीं आ रहा है? जैसे क्या था कि ये हर आदमी को एक टारगेट करके करता था। मान लो एक आदमी, उसको हर तरीके से टारगेट, उसका मेंटली अलग अलग तरीके से, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से, कोई भी आदमी जैसे टारगेट एक्स ले लिया, वाई ले लिया, कोई भी ले लिया, उसको मतलब इस तरह से ट्रीट शुरू हो जाता था। एक जो जितने भी ये मतलब चिंटू पिंटू घूमते थे ना, इनके जो कलर के चपड़ासी या इस टाइप का जो सिस्टम उनमें आप होता एक था। बड़े नेता का नाम भी लेते हैं, आज बड़े पद पे भी है, चिंटू मिंटू नहीं, ये तो चपरासी। है ही, सारे ही हैं, नाम और ले कुछ है नहीं। ये जो मुख्यमंत्री बना रखी क्या है ये कोई नेता थोड़ी है यार, या कोई संगठन के लिए काम थोड़ी क्या है। अब मैंने कहा टाइपिंग कर दे तो टाइप कर दी, तो ठीक है, उसको अच्छी राइटर बना दो। यानी आतिशी को टाइपिंग अच्छी आती है तो मुख्यमंत्री। हाँ, नहीं वो इसलिए कि ये ऐसे लोगों को साथ रखता है, इसकी खासियत है। अब उसको तो पता है, मेरे को तो इसका पता है कि ये कितने उसमें है ये, कि जिसकी 5 लोगों की भी औकात ना हो। एक बार इसको भगा दिया तो 5 लोगों के। अब हम तो पहले भी एनडी थे, अब भी एनडी है, हमारे तो कुछ साथ है नहीं अभी भी। हमने तो अभी भी एक हरियाणा सरकार फुल गवर्नमेंट है। मैं तो आप देखो ना, पंजाब सीएम से लड़ रहा हूँ कि स्वाइल का पानी, तो दिल्ली वाले को जहाँ आ रहा था ये हरियाणा में इसके पीछे लगे। हरियाणा वाले हैं वो कहते हैं हम डबल इंजन सरकार है, तो 4 सरकारों से लड़ रहे हैं भाई हम तो। फिर भी अब ये इसके आसपास वो लोग हैं, अब वो सरकार की, वो एक सिपाही से नहीं लड़ सकते मैडम। एक बार अगर इसने कह दिया भागो यहाँ से, अब वोट तो इसी के नाम से पड़ते हैं, इसमें कौन सी झूठ है। क्योंकि वो जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, अन्ना आंदोलन था ना, तो उस अन्ना आंदोलन को, जैसे देसी भाषा में जब कढ़ावनी होती है उसमें दूध गर्म होता है, मलाई वगैरह आती है, तो हमारे जैसे कुछ लोग जब होते थे तो खाने के शौकीन, तो वो अपना बढ़िया है एक वो बना के चून का, और उसमें छोड़ देते थे चुपचाप। सारी की सारी मलाई, सारा जो माल था ना वो उसमें आ जाता था। तो इसने क्या कर रहा है, सारा माल उसमें ले गए वो, और वो लेकर बैठ गया। अब सोचो कि जो स्वराज बेचने वाला आदमी
अब शराब की बेच रहा है, शराब दारू की दलाली कर रहा है, और दारू की दलाली करके मतलब दिल्ली को मैं तो कह रहा हूँ, ये नरक लोक अगर किसी को देखना दिल्ली में चले जाओ। एक वो चल नहीं रही हो शिव पाताल लोक, उसमें भी मेरे ख्याल में वो दिल्ली की ये घटना है, दिल्ली पुलिस वाला वो रोल है, मेरा साथी है जयदीप अहलावत, तो वो अगर आप देखोगे तो नरक लोक है दिल्ली में। भैया आपको सबसे पहले कहते हैं कि हवा अगर 2-3 मिनट नहीं मिली तो मर जाओगे, हवा जहरीली। फिर होता है कि पानी अगर आप 2-3 दिन सर्वाइव कर सकते हो, वो नहीं मिला तो उड़ेगा, पानी पी के देख लो आप। फिर होता है खाना, आप आदमी भूखा आदमी 2 महीने 3 महीने निकाल देता है भूख हड़ताल करके भी, लास्ट तक मैक्सिमम होता है, अभी कुछ लोगों की कैपेसिटी होती है। पानी, हवा, पानी सब कुछ खराब है। फिर आदमी की नीयत, मतलब ये आदमी किसी का नहीं है, ये अपने मतलब बच्चों तक का नहीं है, और छोटो और तो किसका होगा, मेरा और या और किसी का होने का तो मतलब नहीं। नहीं, मैं ही पूछ रही हूँ आपसे कि आपको ये लगता है कि दिल्ली में जब दोबारा से फिर सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल का चेहरा था, सबको पता है, तो वोट तो अरविंद केजरीवाल के नाम पे पड़े। हाँ, तो उसमें जो फ्री रेवड़ियां बांटी गई, जो वादे किए गए, उसके बिना पे सरकार बनी है, काम कुछ हुआ नहीं। नहीं, काम मैं ये कहूँ कि काम नहीं हुए, काम भी हुए होंगे, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन कुछ काम कुछ एरियाज में काम भी हुए होंगे, ऐसी बात थोड़ी है कि भाई मैं कह दूं अब कुछ बिल्डिंगें तो बनी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अब लेकिन जो कह के, जो शीला दीक्षित को गाड़ी दे के जो कह के आए थे, उस लेवल पे तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लोगों को यही काम है। अगर बिजली पानी जितने लोगों को मिल रहा है, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, बिजली है जो 200-300 यूनिट जितनी भी हैं उसके पैसे नहीं, तो फ्री भी तो काम है ना मैडम, फ्री को आप काम नहीं मानोगे। और मैं ये कह दूँ अब ये तो सारे ही कर रहे हैं, अब बीजेपी भी कह रही है हम उससे ज्यादा फ्री दे देंगे, सारे ही तो कर रहे हैं। हाँ, वही नहीं, दिल्ली के रण की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में तो बीजेपी ने तोड़ यही निकाला कि देखिए करप्शन के मुद्दे हैं, शराब घोटाला है, और तमाम दूसरे मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे उसको शीश महल कह लो, जो उनका घर बनाया 40 करोड़ रुपए कह रहे कि उस पर पैसे लगा दिए उसको रेनोवेट करने में, मैडम, और साथ में कह रहे कि बिजली भी फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, तो यही तोड़ है बीजेपी तोड़ है अरविंद केजरीवाल का। ये इनका मुझे नहीं लगता इसका कोई तोड़ है। अच्छा, हाँ, ये इतना दूर तो देखो, इस लेवल का मैं तो मैडम अच्छी तरह जानता हूँ चीज़ों को, इतना तो मेरे ख्याल में मुश्किल है किसी का। ये तो मैं आपको इसे आपके पॉडकास्ट में कह के जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, कोई हारो जीतो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इतना आसान नहीं है इस दूरता आदमी के सामने खड़ा होना, कहीं आप सोचते हो। ताकत तो बीजेपी ने पूरी लगा रखी है, कांग्रेस ने भी लगा रखी है, तो आप कह रहे हैं कि कोई तोड़ नहीं। मुझे नहीं लगता, धूर्तपने में तो तोड़ है नहीं, झूठ में तोड़ नहीं, गिरगिटपने में तोड़ नहीं बड़ा, क्योंकि कोई भी आदमी ना कहीं किसी को थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज तो होती है, कोई भी हो, उसमें बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई भी हो। आप देखो, आप जैसे घर की बात है, अब मैं तो उस घर में रहा हूँ, मैं उस ऑफिस में रहा हूँ, वो 100 गज का वो था मुश्किल से, वो जो घर था 2-3 कमरों का घर था, और जो यहाँ पे सीएम हाउस था उसमें भी बहुत रहा हूँ मैं, तो पहले जो था वो भी काफ़ी ठीक था, जो भी सीएम को मिलना चाहिए। अब ये जो इसने बनवाया ये करा, ये क्या होता है कि कुछ लोगों की ना ये होती है कि दबी हुई इच्छाएं होती हैं, होता नहीं है कि ये बदल गया यार, ये तो बदल गया, वो था ही ऐसा, उसको पहचान नहीं पाए, वो उसके अंदर टैलेंट था कि वो अपना जो मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो दिखाना नहीं चाह रहा, उसको पता था कि तू क्या है, क्योंकि सबको पता तो होता ही है कि मैं क्या हूँ, मैं ज़रूरी है मैं दिखाऊं। अब मेरे को चाहे मौका नहीं मिला, वो चीज़ें नहीं थी, नहीं तो यार इस मतलब 50-50 100-100 करोड़ रुपया घर है, लाखों झुग्गी झोपड़ी वाले तेरे को वोट देते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन थी, ये वही चेहरा, वो वही व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं कार तक अपनी पुरानी यूज करूंगा, वो कार मैंने यूज करी है ना, सादगी बहुत दिखाते हैं, अरे कुछ नहीं, खुली शर्ट, कोई पैंट चप्पलें नीचे, ऐसी बात नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक क्या होता है, अनपढ़ चोर होता है, कहावत है पुरानी, हमारे दादा लक्ष्मी चंद कहते थे, और वैसे भी कहावत है, अनपढ़ चोर है, क्या होगा, रेल जा रही है, रेल में से शीशा उतार लेगा, अगर अपने घर जाके लगाऊंगा, और कुछ उतार ले जाएगा, चुटमुट नट वट अटरम सटरम, गद्दी वद्दी उतार ले जाएगा, सीट उतार लेगा, अनपढ़ चोर है। पढ़ा लिखा चोर क्या करेगा, पढ़ा लिखा चोर पूरी की पूरी रेल को बेच देगा, ये वो चोर है, किसने सब कुछ ही साफ कर दिया। अब इसके लिए सारी तो पार्टी चोर हैं, मान लिया हमने, तभी तो तेरे साथ खड़े हुए थे, ठीक तू तो उनका बाप है, चोरी में बेईमानी में, कोई जुबान इसकी नहीं, इसकी जुबान उठा के देख लो आप,
अब मीडिया वीडिया है तो मीडिया भी मैडम इससे तगड़ा मैनेज करने वाला किसी को नहीं आता। आप पता नहीं आप लोगों को फ़ोन आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं भी उस टाइम पे मैं भी फ़ोन कर यार था, अब ये खबर ना चलाइयो भाई, ऐड वैड नहीं है नहीं दे। तो मैं तो सारी चीज़ों में से निकला हुआ हूँ। अब पैसा है, अब ऐड है, आप काम करोगे 2 रुपये का, ऐड करोगे 100 रुपये का। ये कला है। ये कला है अरविंद केजरीवाल। और ये कला कहो या इसको घटियापन कहो कि आप लोगों को इस तरह से दिखाओगे, और वो भी मानता है इस बात को कि लोगों को पागल ही बनाया जा सकता है, समझाया थोड़ी जा सकता है। क्या ज़रूरत है, लोगों को जो फ्री चाहिए वो हम दे रहे हैं, बाकी अपना करो। वो इसीलिए तो ये दारू वाला जो मामला हुआ है, इस नहीं तो स्वराज बेचने वाला शराब बेचने लग गया, तो उसके था कुछ न कुछ अगर इकट्ठा, उसको प्रधानमंत्री बनाना था असल में ना, बहुत जल्दी। अगर जल्दी है जल्दी बड़े सपने थे, महत्वाकांक्षी बहुत। अच्छा है, होने चाहिए सपने को, लेकिन मतलब सबको मार काट करके, तो औरंगजेब वाला सीन था इसका, तो सबको मार काट दो, औरंगजेब बनना चाह रहा था असल में। बात ही है मतलब अपने आसपास के जितने भी सबको मार खतरे काट, हैं, सबको मार। खतरे कहाँ मैडम, हम तो ऐसे थे जान देने वाले खतरा लोग थे। मतलब काबिलियत जिसमें है वो हाँ, खतरा बस। ही होता है। तो औरंगजेब है काबिलियत ही ये, खतरा होता है। ये औरंगजेब का जो स्टाइल, आप औरंगजेब को अगर जब पढ़ोगे तो उसने अपने भाई वगैरह जो भी आसपास थे ना, वो सबको मार दिया था। तो ये औरंगजेब बनना चाह रहा था, और कुछ हुआ नहीं थी, इसकी गलती नहीं थी। ये तो अब देखो कितना बड़ा वो बन रहा है कि मैं तो हनुमान भगत हूँ, फलाना भगत हूँ, और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि रावण है ये। मैं लोगों को कहता हूँ रावण नहीं भाई, रावण तो यार ज्ञानी था, योद्धा था, महात्मा था। सीता माता का हाथ भी नहीं लाया रावण ने थे। इसने तो अपने घर में अपनी सांसद बुला के पीटी है, साजिश षड्यंत्र के तहत। वो षड्यंत्र क्या था? वो मैं आपको आपत्ति है इस शब्द से नहीं, कि मेरी पूर्व पत्नी ना बोले स्वाति हाँ, मालीवाल को, लेकिन चलो मैं स्वाति मालीवाल बोल देती हूँ। सांसद हैं, है ना, रिस्पेक्टेड सांसद हैं, और इतने बड़े पद पर पहले रही, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। तो वो किस्सा पता है आपको, अंदरूनी किस्सा पता है कि हुआ क्या था, क्या क्या हुआ था? अंदरूनी किस्सा। स्वाति से बात हुई थी आपकी या नहीं, कहीं मेरी से बात नहीं, जानकारी? मेरी पिछले 5 साल में कोई बातचीत ना मेरी कोई। वो तो मैंने तो इसलिए सपोर्ट किया था कि वो भैया हमारी साथी तो रही है कम से कम आंदोलन में, और इस तरह जब हम इतनी चीज़ों पे बोलते हैं, कोई घटना हुई है और घटनाओं पे भी तो बोलते हैं हम, तो बोलना जरूरी था, और वो मैं यही बोला था। अब इसको कहते हैं ये रावण है, मैं कहता हूँ रावण नहीं है ये, रावण तो महान आदमी था, मैं तो मानता हूँ। राम ने भी ये कहा था, श्री राम जी ने भी ये अपने भाई को सीख क्या रावण से, ये इतना योद्धा, इतना खतरनाक नहीं, उसको मतलब ज्ञानी कहा था। तो क्या सुनिए, हाँ। मैं इसलिए कहा था कि ये दुर्योधन कह इसको कंस कह इसको, केजरीवाल को कंस कह लो, आप दुर्योधन कह लो। अब ये क्या है, एक्टिंग इसकी शुरू होगी। आप पता नहीं बयान आया कि नहीं आया है, गाना है अख मैं बढ़िएगा बेटा, अरे धूर थे ये, जिसके साथ उन्हें मारपीट करवाई थी भी तो बढ़िया की बेटी थी है? अब ये करेगा मैं बढ़िएगा बेटा, अब तू बढ़िएगा बेटा की करा, देखो बढ़ियों पे हमला हो रहा है। ये इतना बड़ा एक्टर है मैडम, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो पथराव वगैरह हुआ था दिल्ली में काफी। अरे रहने दो, मन पता नहीं ये गणे पथराव वथराव कई तरह की चीज़ें होती हैं। ये जब मैंने बता दिया ना, ये तो छोटी मोटी चीज़ है, किस लेवल की मतलब गंदगी और घटियापन कर सकता है कुछ भी। स्वाति मालीवाल से क्या खतरा हो सकता था अरविंद केजरीवाल को कि वो इस तरह की साजिश रखे, जैसा कि आपने आरोप लगाया कि साजिश के तहत बुलाया घर, फिर मारपीट की, इंसल्ट किया? उसका क्या था कि वो देखो वो वर्कोलिक है, काम करने वाली है, और उसने बहुत काम किया है, उसका बहुत बड़ा योगदान आंदोलन में भी रहा है, पार्टी में भी, सारी चीज़ें ठीक है। उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम हो सके हैं, वो एक अलग मैटर है, मैंने उस पर नहीं जाना, लेकिन वो ग्राउंड पे काम करने वाली है। और जैसे महिला आयोग में भी अगर आप देखोगे तो, क्योंकि मैं तो साथ ही रहा हूँ, तो वो अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली उसने, परिवार की भी, सबकी करी, वर्कहोलिक के कारण कि लोगों के लिए काम करने के लिए। तो पागलपन कहो या कुछ भी कहो, वो तो चलो उसकी वो थी। इसको ये था कि और कोई है नहीं, अब यही है एक, अब जो मतलब पूरे के पूरे एक सिस्टम में जिसके प्रति ये है कि हाँ ये काम करने वाली है, पब्लिक में एक वो है। इसको ऐसे आदमी चाहिए नहीं। अगर भी तो बनेंगे ठीक है, शायद पता नहीं कौन सा चुनाव का मामला था या क्या था कि भाई वो करना है, तो उसमें भाई काम तो उसने भी चाहिए था, काम तो दो कुछ, तो वो तक भी बना दिया सांसद, अपना चुपचाप बैठी रहे, अब तेरी ज़रूरत है नहीं। तो मतलब एक कहते हैं ना नेगलेक्ट करना, एक पूरी लॉबी पूरा सेटअप करके उसके खिलाफ पूरा शुरू से ही कई चीज़ें शुरू कर रखी थी पहले से ही। बहुत बड़ा एक साजिश और बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, मतलब एक महिला के साथ जिसने तेरे साथ इतने साल काम करा है, उसके साथ ये घटियापन करवाया है, आप सोच सकते हो। और वो जिसने करा है वो क्या है, कुछ भी नहीं ना,
मैं तो आज से छोटी जानता हूँ, ये तो थे नहीं, ये तो मनीष सिसोदिया ये भी वगैरह तो अलग थे, ये 2% का आदमी है ये। इसको जेड पुलिस दे रखी है पंजाब पुलिस ने, भगवत मान को। मैं तो पंजाब के लोगों को कहूँ यार तुम इतने तो वो नहीं थे कि मतलब तुम ये टुच्चे लोगों के लिए भी ये ट्रीटमेंट दोगे। पंजाब में भी तो बड़ा बदलाव होता है, यहाँ तो ये कहता था मेरे पास पुलिस नहीं, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं। वहाँ पे तो सब कुछ है। वो भगवत मान को कोई काम थोड़ी करने दे रहे हैं, आपको नहीं पता तो। और ये जो मारपीट हुई थी बहुत षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश के तहत हुई थी, ऐसे नहीं हुई थी। ये शायद उसको भी नहीं पता कि ये षड्यंत्र कब से चल रहा था और कैसे हुई, उसको भी नहीं पता। लेकिन इतनी मजबूत महिला अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाई उस तरीके से। वो तो जितनी अब वो आप एक बात है मैडम, आप हम एक बहुत सालों से काम कर रहे हैं साथ। अब मैं आपको इतना भरोसा करूंगा आप कहीं पे भी बुला लो, या आप मेरे पे इतना भरोसा करो कि मैं आपको कहीं पे भी बुला लूं। उनको अंदाजा ही नहीं था, अंदाजा नहीं। और वहाँ इस तरह की घटना हो जाएगी, आपकी किस तरह ट्रोमा में जाओगे आदमी। मतलब वो तो चलो एक महिला आदमी भी ये सोचेगा यार ये क्या हो गया, है ना। ये तो आदमी भी ये सोचेगा मैडम कि क्या हो गया, वो तो महिला थी। 5 साल से आपकी स्वाति जी से कोई बात ना, मेरी कोई बातचीत नहीं, मेरी कोई इसमें 2020 के बाद 2020 जुलाई, ना जुलाई नहीं मैडम, मेरे को ये याद है कोरोना लगा था उस दिन। वो क्या लॉकडाउन लगा, फरवरी का महीना था जब ये आप ऑफिशियली आया था स्वाति की हाँ, तरफ वो से। उसी दौरान की, फरवरी नहीं मार्च एक्स की पे बात, पोस्ट किया था मार्च की। फरवरी वो तो शायद उन्होंने बाद में किया था। अच्छा अच्छा। शायद वो मेरे 22 या 23 मार्च की बात है, तो मेरी कोई बात नहीं। मतलब रिश्ता जिस तरीके से शुरू हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग वो कहानी थी आप दोनों के मिलने की। फिर ये तो हो जाए मैडम, अब जो जिसने लिख रखी है बे माता ने ऊपर भगवान ने, क्या है उसको मोड़ कैसे देंगे। अब हो गया था वो पूर्व पश्चिम में, तो प्रशांत भूषण जी कहते थे यार तुम पूर्व पश्चिम कैसे क्या कर रहे हो ये। किस आधार पे पूर्व पश्चिम? पूर्व गुण पश्चिम नहीं तो मिलते ये थे थे या ना, नेचर नहीं मिलता नहीं था? गुण तो ज्यादातर मिलते थे, 36 तो नहीं मिलते थे, लेकिन 30 तक तो मिलते थे, 30 तो मिलते थे। नहीं कुंडली के हिसाब से नहीं वैसे वो कुंडली में मिलते कि नहीं मिलते मुझे नहीं पता, लेकिन एक नहीं, वो स्वभाव होता है। स्वभाव के हिसाब से ही था। अभी देखो मैं भी आंदोलन था, आंदोलन के दौरान ऐसे ही थे हम भी। आपने ठीक है भाई, भूखे पैसे वहीं खा लेते, वहीं सो जाते। और वो एक अच्छी फैमिली से आती थी। हाँ नहीं मतलब बिल्कुल, उनके तरफ वो चीज़ तो थी, जुनून तो था कि कुछ बदलाव नहीं करना। वो तो था ही नहीं। एक तो ऐसे घर के बच्चे आते कि वो कुछ दिखता नहीं, चलो समाज सेवा ही कर लेते हैं, हम तो ऐसे ही थे। नेतागिरी कर लेते हैं, हम तो ऐसे है ना। ही थे। लेकिन वो एक अच्छे घर से परिवार से आगे वेल एजुकेटेड नहीं वो बिल्कुल, वो एक नेचुरल सोशल एक्टिविस्ट थी और अभी भी है। और बहुत सी चीज़ें मिली थी तभी तो शादी प्यार मोहब्बत होती है मैडम। नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी में रहा 10 साल उड़ा ना होया कुछ ही शायद। फिर क्या हुआ? आप बहुत पर्सनल है ये। ऐसा अचानक से हुआ या चीज़ें बहुत पहले से खराब होने ना 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 अचानक नहीं हुआ मैडम, ये तो 2-3 साल से खराब होते होते वो झेलते ना एक दूसरे ने। मैं ये नहीं कहूँगा भाई मेरी उसकी गलती थी या मेरी थी, वो काम ही ऐसा था मैडम कि उसका भी काम ऐसा था कि यार सुबह से ले तक रात तक दुखियारी महिलाएं। तो फिर महिला को ये दिखने लग जाता है यार ये आदमी जो जात है ना ये सारे ही ऐसे। अब मेरा पॉलिटिकल उसमें इतना ज़्यादा मतलब दोनों एक दूसरे बिजी थे। अब मैं फरी हूँ तो वो बिजी, मैं वह बिजी था, मैं फरी नहीं। इस तरह ऐसी चीज़ें कैश को वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई। तो फिर उसके बाद नेचर ऐसा ही होता है। फिर एक होता है ना कि महिला का जो नेचर होता है वो हमने कभी उसमें रहे नहीं, मैं फील्ड में रहा ही नहीं। अब पहले ही महिला थी, वो पहले ही टकरा गई। फील्ड में नहीं, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं उस बैकग्राउंड से मैं भी आती हूँ। हमारे यहाँ लड़कों को वो सिखाया समझाया नहीं जाता। अगर तो कोई पढ़ के अनुभव कर ले कि महिलाओं की एक अलग, आप पढ़े लिखे हैं बहुत, आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड, अपनी दुनिया देखिए, लेकिन शायद कहीं मैं जितना समझ पाई हूँ एक ईगो क्लैश करता है, कहीं लगता है कुछ मेल ईगो की बात आती है। ये होस्क है, मेल ईगो की भी बात होस्क है। लेकिन मैडम मैं तो इगोइस्ट आदमी हूँ नहीं, मैं तो सुपर इगोइस्ट आदमी हूँ। ईगो से भी और सामने इतनी मजबूत शख्सियत अगर हो, वो भी महिला, नहीं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने कभी उसके किसी चीज़ से वो नहीं किया, कभी भी परहेज नहीं किया इस चीज़ से कि भाई महिला है ये वो नहीं। मैंने तो आप कभी टाइम मिले तो मतलब मैंने तो हमेशा उसको सपोर्ट किया है और उसने भी किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ों में, अब कुछ महिला में भी तो प्रॉब्लम होती है ना मैडम। वो जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जो महिलाओं को हैंडल करना जानते हैं। अब हमारे से तो ये यार प्यार प्रेम में तो कुछ करवा लो, कोई बात नहीं है। अब थोड़ी ही भी वो देख के उसमें तो फिर छोटी छोटी चीज़ें थी वो, फिर छोटी छोटी फिर कान फूसी उस इसमें भी बहुत बड़ा है कि आपको कभी इस पे तो बताना ठीक नहीं है। उसके पीछे भी षड्यंत्र रचा गया। कैसा षड्यंत्र था आपको बताऊंगा।
कभी ऐसे बैठ के सोचते हैं नवीन उसको जय भी हिंद? उसको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी बहुत बाद में पता चला ये सारी चीज़ें, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि जब आप उनको भी पता है जैसे उनको आपको अब पता है? होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जरूर पता होगा उसको। अच्छा, हाँ। कभी क्योंकि अब देखा ना उसके साथ जब वो हुआ है, जो उसको उस आप उसी टाइम पे लोबी उसको की सारा बात- लेने अभी देने उस लोबी वाले, की बात कर। उसके कानों में वो करने वाले, जब हमारा अलग हुआ तो उस टाइम पे उसको पूरा वो मतलब फुल ट्रीटमेंट दे रहे थे लोग चारों तरफ से। अब जब उसके साथ ये हुआ तब कौन थे, उनको तब भी तो होना चाहिए था ना फिर। तभी कुछ लोग ऐसे मतलब ऐसा कहते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है बहुत नाजुक और बहुत मजबूत दोनों ही होता है, उसमें कोई तीसरा ना आए तब तक वो संभाल सकते हैं। अगर तो कोई तीसरा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, कोई तीसरा मतलब कोई परिवार का ही चाहे हो, जब उस पंचायत बैठने लग अब जाती मैडम है मेरे में तो तब- 30 आ रहे थे, तीसरा थोड़ी था, 30 थे। अच्छा, बहुत, ये तो बाद में पता चला है ना। वही मैं कह रही हूँ, तब बातें नहीं संभलती, फिर वो बिगड़ तो जाता नहीं, है। वो बिगड़ जाता है तो फिर ये हो गया था। देखो आप में अगर भरोसा पति पत्नी का, तो मेरे जितनी समझ है ज़्यादा तो है नहीं मेरे को, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा है तो 100 का 100 करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो फिर उसको ख़त्म करो बात को। और अपना तो यही था भाई, ठीक है इतने राजी खुशी है, राजी खुशी, नहीं तो अपना तू अपना रहा, हम अपना रहा भाई, उसमें क्या है। कभी और मेरा कोई अकेले का थोड़ी है मैडम, नरे तो लाख होने लग रहे हैं, बिल गेट्स का हो रहा है, ऋतिक रोशन का हो रहा है। डाइवोर्स का एरा चल रहा है आजकल, बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज, और ये एक अच्छा संदेश तो नहीं है, ना ना, बहुत गलत है। जो सामाजिक मेरा ताना अपना बाना मानना अपना मैडम, है। हालांकि देखो मैं तो ये कहूँगा जो भी चलो अब हो गया तो भगवान की वो कृपा है, नहीं तो कोई भी डिसीजन लो तो 1000 बार सोच लो। आपने सोचा उस वक्त? मैंने तो मैडम, मैं तो मेरा दिमाग नहीं चला यार था, सही बात है, आया हुआ न्यू था, अच्छी लगने लगी तो उस तो हमने कह दी है कि भाई ठीक है, तो ब्याह भी करे तो हमारे बस की, वैसे घुमानी फिरानी तो अपने बस की है नहीं, होया नहीं करे, पहले साल से 2 साल इसको घुमाओ, उसके बाद देखेंगे फलाना दिखड़ा, अपने बस का है नहीं। ब्याह करें तो फिर घूम भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमिटमेंट तो होना चाहिए ना वो तो, क्योंकि हम उस कल्चर के भी नहीं है, और कल्चर उस कल्चर में भी रहे हैं से, मेरे नरे भी रहे हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी में कई हम रहा हूँ, हम नहीं रह पाए, लेकिन उस कल्चर में कभी हमारे बस की ये बात नहीं है। अगर आप किसी के साथ रह सकते हो, नहीं तो वो इसे घुमा फिर वाले काम करने होते तो कर लेते, कोई सी बात थोड़ी थी। मैं तो माँ बाप ने मेरे को तो 2001-2 में 2 लाख रुपये दे के भेजा था, 2002 में 2 लाख रुपये नगद मेरे पास थे, 2004 में मेरे को मेरे बाप ने बुलेट दिवा रखी थी, 3 में 2004 में मेरी दरकार थी, 2004 में 20 साल पहले एमडी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में नहीं, प्रोफेसर के पास भी स्कूटर यार थे बेचारे दौरे, जब मेरी दरकार थी। आप लेकिन मेरी एक भी शिकायत, आप पूरी यूनिवर्सिटी में घूम जाओ, आप पता कर लो, एक भी कोई ये कह दे कि भाई ये इस नेचर के थे, बाई नेचर, मेरा पूरा ग्रुप ही, मैं नहीं, तो वो चीज़ हमने करनी नहीं थी। अब जो चीज़ होगी उसको बथेरी कोशिश करी बचाने की, अब ना अच्छा चलो भगवान की कृपा भाई, मैं तो ये कहूँ गीता में लिख रखा है कृष्ण भगवान ने जो होया अच्छा होया, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन नवीन जय हिंद जब अभी अपने घर बैठते होंगे, फुर्सत में कभी बैठते होंगे, हालांकि आप सामाजिक बहुत हो गए हैं, लोगों की समस्याएं हल करने लगे हैं, आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो अपने अपने झमेले भी आपके, कभी ऐसा सोच के लगता है कि थोड़ा ठहराव, थोड़ा वक्त देना चाहिए था इस रिश्ते को तोड़ने से पहले? कोई मलाल अभी लगता है कि संभावनाएं थी, जल्दबाजी हो जाती, कभी ऐसे लगा? मैडम उसके में क्या होता है ना, देखो वो अपने लेवल पे डिसीजन कर ले आदमी, कोई ठीक है, जब उसके चकोरते के 20-30 पाछा लाग रहे थे ना, तो वही तो मलाल है ना कि हम ना दोनों ना मेरे हल कोई कर मलाल लेते नहीं, हैं। ना कोई मलाल नहीं, जब जिसने हमारे पे भरोसा नहीं तम के करें, मरो वैसे जाओ कितने, हमने क्या लेना देना, हम अपने साथ रहेंगे जब तक तो नहीं मरने देंगे, या हम कोई टुच्ची हरकत तो नहीं करेंगे, या कोई मुसीबत आएगी, आगे भी कोई मुसीबत आओगी तो हमारा जो फर्ज है उसको जरूर निभाएंगे, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपकी बेबाकी, हाँ, आप पूरी कीजिए। लेकिन मतलब इसे मतलब टुच्चू मुच्चू बात अपने बस की कौन है मैडम, सीधी बात अपनी तो सीधी बात है तो है, नहीं है तो नहीं है। बेबाकी तो आपकी इतनी ज़्यादा है कि जब स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था, कहीं स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि अपने फादर को लेके कि यौन शोषण मेरा हुआ है, तब आपने कहा कि सरासर झूठ बात है, हाँ झूठ है, मेरे साथ रहते हुए कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। नहीं उन्होंने उस टाइम पे ये बात कही मारपिटाई थी। वाली बात कही थी, हाँ लेकिन उन्होंने मैंने जो बात harassment की, वाली मैंने बात। उन्होंने मेरे को ये कहा, देखो मैडम क्या होता है, ये वही बात आ गई। अब इस बात में भी ये आ गई कि अब वो जब मान लो कोई भी गुस्सा होता या लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है और कुछ तरह की, वो जरूर मतलब वो बोल रहा करती, वो फिर नरी अंग्रेजी में बोलने लग जाती। सच बताऊं मैं, ये मेरे को उसने ज़रूर बताया था कि भाई मेरे बाप जो थे वो शराब पीते थे, और हम जो दोनों बहन ही थे, हमारी माँ को भी और हमारे को भी पीटते थे, तो हम नीचे घुस जाते थे, हमारा बहुत शोषण हुआ है। मतलब अब आप इसको शोषण को, अब मैं जिस कल्चर चाहता हूँ वहाँ पे माँ बाप हमारे भी बहुत पीटते हैं,
हमारे तो माँ बाप भी पिट्टी होगी, बिल्कुल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पिटे हैं। अब आप उस बात को ये तो नहीं कहोगे कि शोषण, और अब वो उन्होंने मोलस्ट्रेशन कहा, क्या नहीं। मेरे को तो ये होता है कि भाई पीट, मेरा तो ध्यान पीटने पे था। यार पीटे क्यों, पीटे सब माँ बाप पीटे क्यों, खामा इस बात का कलह बना रही है। मैं कहता था उसको कई बार, क्यों हो गया यार, माँ बाप ने पीट रहे, बाप ने पीट दिए। लेकिन वो उस टाइम पे तू नहीं समझा, मैं अभी तू मतलब, तो मेरे को अगर उन्होंने इस तरह की बताई भी होगी तो मैं आज भी आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोला रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, आज भी उन्होंने मेरे को इस तरह की चीज़ें बताई थी, जरूर कही थी कि भाई मेरे साथ मार पिटाई होती थी इस तरह से, मेरे उसकी वजह से भी उसको बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब वो महिला आयोग में चाइल्डहुड गई का वो तो ट्रोमा था, वो नहीं, वो ट्रोमा बच्चों था, में, है ना? हाँ बिल्कुल था। क्योंकि मैं जब हम एक बार साइकोलॉजिकल एक डॉक्टर के पास गए थे बड़े उसमें, तो वहाँ पे भी हमारा, क्योंकि जब कोशिश तो हमने रिश्ते बचाने बचाने के की लिए हर कोई करता है, तो मुझे लगता हम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने भी बताया था कि भाई मतलब जो भी, फिर मैंने भी तो खुद पढ़ा हुआ था, इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा था, लेकिन उस टाइम दौरान ज़्यादा भसड़ हो गई थी, तो मैं भी डिप्रेशन टाइप में, हालांकि हमें पता ही नहीं होता था डिप्रेशन के, एक डॉक्टर से पहले सुना था अगर डिप्रेशन हो यार, यो क्यों हो डिप्रेशन, बोला इसमें जी जाना लगा रहा है। तो जी जालान ने तो मेरे तो इतने यार दोस्त थे, इतनी एक्टिविटी है, मगर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी परेशानी लेकिन तो उस होती ना। भीड़ में भी आप अकेले रहते हो, कभी फील हाँ किया वो हो आपने? जाता था, हो जाता वही था, डिप्रेशन है हाँ वो हो जाता था। तो वो कि बोले यार दोस्त, घर, परिवार, मगर दुनिया है यार- आपके साथ, लेकिन फिर अंदर से खाली आप फील करते हो। तो वो बिल्कुल ठीक है, वो हुआ। और तो उसने मेरे को कभी ये इस तरह से बताया होगा तो मैं उसको समझ नहीं पाया हूँ। और अब वो जब उसने बताया होगा तो ऐसा तो है नहीं कि वे केस नहीं होते, ऐसे बहुत केस होते हैं, बहुत केस ऐसे होते हैं कि जो बाप अपनी बेटियों के साथ, या कोई मतलब गंद तो है ही ना सोसाइटी में, लीचड़ कीचड़ तो कहीं पे मिलेंगे। तो अब झूठ तो मेरे को भी ऐसा लगता है क्यों बोल लगी, लेकिन वो उन्होंने कहा ना, फिर मैंने कहा तो कभी मेरे से पूछा तो भाई मेरे को तो नहीं पता, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ये बात, भाई मैं तो उसकी बात को नहीं समझ पाया कि भाई अब शोषण और यौन शोषण में तो अंतर होता है मैडम। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि मारा पीटी वाला जो इशू था उसको, वही मैं तो इतनी बड़ी नहीं माननी चीज़ है भाई अपने बच्चों को, लेकिन वो सारी चीज़ें तो उन्हीं को पता हो। हालांकि उन्होंने कहा कि भी मैंने बता दिया था, नवीन मेरे पास कोई आया था ऐसे, अच्छा, मगर मेरे को तो फिर देख ध्यान नहीं है, मेरी क्या इंटेंशन है, मतलब मान लो उसने कोई बात कही तो उसको बात को काटने की या उसको बढ़ाने की मेरी तो कोई वो थी नहीं इंटेंशन, अभी भी नहीं है रे। लेकिन ये बात है कि वो मतलब परेशानियां झेली हैं उसने, बहुत झेली हैं, और बहुत संघर्ष किया। अभी कभी मन में नहीं आता आपके कि ऐसी मजबूत औरत जिसके साथ नहीं अच्छा वक्त मजबूत भी, तो थी मैडम, हाँ, मेरे पे तो 2 बार इतने लठ लगे कि बता मेरे मामले में, जहाँ से ये जो क्रांतिकारी कहते हैं ना अपने आपको, अरविंद केजरीवाल एंड टीम पूरी सारे भाग गए थे निर्भया आंदोलन में, इंडिया गेट से सारे भाग गए प्रदर्शन हुआ था। थे, सारा मीडिया को भी पता हुआ, ये भाग गए थे, लठ हमने खाए थे, मेरे तो इतने लठ लग गए थे, मेरे तो ये ऊपर पड़ गई थी वहाँ पे, कोई भी ना पड़ा नहीं। तो जब ये पूरा एपिसोड एक हुआ बार था, और दिल्ली में वहाँ पे भी वो संतोष थी, और ये थी संतोष कोहली जो एक्सपायर हो गई थी, तो ये तो ऊपर पड़ गई थी मेरे, जब भी नहीं बचाया था मैं, क्योंकि मेरी पता नहीं की आदत सी हो रही थी, मतलब पुलिस देख के बैठना उनमें, लट्ठा मतलब ऐसा ही था। कभी अब ऐसे मन नहीं करता कि जब ये सारा एपिसोड हुआ था, खासकर तब आपके मन में नहीं आया कि ज़रूरत है मेरी, जब किसी के साथ आपने इतना अच्छा वक्त बिताया हो, जो भले नहीं ही मैंने आप तो अलग मैडम, मैंने तो जरूर था, मैंने तो उनको जो भी मैसेज सपोर्ट हो भिजवाया, सकता था बात की? बिल्कुल बात मैसेज की आपने भिजवाया मैंने, लेकिन मेरे पास कोई कम्युनिकेशन उसका था नहीं, जिनके माध्यम से आपको नहीं लगता कम्युनिकेशन कभी था कभी ईगो में, दोनों तरफ की ईगो में? ना, मेरी कोई मेरे मैडम नहीं है, मैं को मतलब उन मुख्यमंत्री के साथ रोड़ा कर लूँ, मैं उस उड़ाई को उसका है। एक बहुत बहुत अहम बात आपने डिप्रेशन वाली बात कही। आजकल बच्चे वैसे छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में चले जाते हैं और बड़ा मतलब बहुत बड़ा कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइड जैसा हाँ, अटेम्प्ट हो बिल्कुल। जाता है। और डिप्रेशन को लेके अभी लोग वोकल तो हुए हैं। मैंने भी कर ली होती है मैडम एक बार, मैं तो बहुत मजबूत आदमी था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चों के लिए, स्पेशली जो यूथ है उनके लिए, कि पहले वोकल नहीं थे, बताते नहीं थे, अब बताने भी लगे ना। लेकिन एक अभिनेता, जब सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया, कितना मजबूत, कितना इंटेलिजेंट, हम तो कभी पर्सनली मिले नहीं, लेकिन उनके आसपास के लोग कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट लड़का था वो, इंजीनियरिंग करके आया और उसकी सोच बॉलीवुड में रहते हुए बहुत अलग थी। लेकिन अगर वो इतना मजबूत इंसान सुसाइड करता है, डिप्रेशन में वो है, बाइपोलर भी वो था, क्या चीज़ है डिप्रेशन, कैसे से निकला जाए? आपने खुद वो अनुभव किया है। मेरे को भी बता दिया था मैडम ये कौन सा पोलर है, डॉक्टर तो लगाया, मैं बड़े बड़े डॉक्टर लगाया, माया के बीमारी लगी है गोरे। तो क्योंकि क्या होता है, जो इमोशनल आदमी होता है ना, उसके साथ होती है समस्या। मेरे साथी हैं कई,
उनके लिखे ना कुछ मतलब दुनिया में कुछ भी होता रहो। उनका कई बार सोचा तो जो इमोशनल, अब मैं तो मैडम मान लो कोई कुत्ते ने भी फेंक गया ना मोटरसाइकिल तर, उसकी पाँव टूट गई तो मैं उसने उठा के हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप एक इमोशनल आदमी ही डिप्रेशन में जाएगा, मैक्सिमम चांस तो है ये। फिर आदमी नशे पते करेगा, उसमें सोचेगा इस समय नींद आ जाओ, नींद नहीं आओगी। तो मैं जब डिप्रेशन कह लो उसको या क्या जो भी है मेरे आप को, कहिए अगर वो है तो डिप्रेशन तो कहिए, क्योंकि नहीं इसी कुछ से- नहीं है मैडम मेरा, नहीं, पहले क्यों उसी से करो? नहीं हम भी नहीं कर रहे, उससे बचते हैं लोग, उसको हवा बचना मारते नहीं हैं, चाहिए है ना? उसमें। उसको accept- मैं पहले बताता खुद हूँ, को एक्सेप्ट करना होगा। मैंने फिर देखा मेरे कई साथी इस तरह से उसमें है, कोरोना काल चल रहा है ऊपर से कोरोना की और मतलब डिप्रेशन तब तो बहुत लोगों को मेंटली तो प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होगी। तो मेरे पास मैं जहाँ बाग था तो हमने खोल रखा था, अपन रोज 20-30-50-100 जने साथी इकट्ठे होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है एक तो नशा मत करो उस दौरान। अगर आपको, मैं तो कहता हूँ नशा करो मत आपको, और लेकिन कई बार होता है ना हमारे कहने से तो कोई माना नहीं, तो जब आप परेशानी में हो तब मत, बिल्कुल मत करो। आपका मूवमेंट वो है खुशी का है तो फिर भी चल जाएगा। सबसे खतरनाक हो जाता है मैडम वो तो फिर परमाणु बम बन जाता है। और अकेले मत रहो। मैंने जो देखा लोगों को और जिनको ठीक किया, मैं मतलब खुद उसमें परेशानी में था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने देखा यार कई साथी हैं और इसे हो गए, फिर मेरे को ठीक होना पड़ेगा मगर अब तो जैसे मैं गाय रखता था मैडम, गाय ने मेरे को बहुत, मैं मतलब मैं बता नहीं सकता। अब कोई मैं गाय कहूँगा तो कुछ लोग बीजेपी से रिलेट कर देंगे आपको। बीजेपी हो तो हिंदू तो नहीं, कुछ के मतलब दुनिया की कोई सोच को थोड़ी रोक सके हैं। अब हम तो आज तो थोड़ी रखते हैं, हम कई सालों से रखते हैं, हरियाणा में तो हर घर में गाय मिल जा रही मिलेंगी। तो गाय जो मैं बैठा होता है ना अकेला तो खुली रखती थी हम गाय, वो छोटी ही बच्ची थी वहाँ, ऐसे ही वो आ जाती मेरे दौरे, उसकी सेवा करता पूरा, मतलब उस गले कुत्ते रख रखे थे। फिर एक बोला यार तुम ना मुर्गे और रखो, अब फिर मैंने मका भी भेज दो, मैंने मुर्गे भी रख लिए। फिर कई वहाँ पे पंडित जी आते, वो कहते यार ये जाई मुर्गे, मका भैया एक रास्ता ये और बना। लेकिन वो मैं बताऊँ कि भाई ये आप इनकी एक्टिविटी इनको देखते रहोगे ना, अब जैसे बंदर है मेरे पास तो आप नेचर के नज़दीक रहो, दोस्तों के नज़दीक रहो, जिनको लगता है कि आप यहाँ इससे बैठ के या बात करके, क्योंकि दोस्त ऐसे भी तो होते हैं जिसको देखते हैं आप जड़ोगे, वो नहीं। अगर जिससे अच्छा लगे दोस्त का मतलब तो वही होता है बैठ के आपस में हंसी खुशी खा लें पी लें। मेरा यही मानना है कि आप अकेले मत हो। और जब, क्योंकि मैडम मैंने तो आप ये देखो ना जो काम दाम था वो भी छोड़ दिया आप था। अगर बोलते किसी को डिप्रेशन आ गया, यार डिप्रेशन की हुआ यार, या कौन सी बीमारी पकड़ ली, वो हमारे जैसे ना, जैसे वो गाड़ी में एक वर्ड निकल आ रहा है तो वो आधे डिप्रेशन है वो खो दिया आ रहा है अगर अपनी ऐसी तीसी कराओ टाइप है। तो मेरा सबको यही है इसमें डिप्रेशन वाले मामले में कि एक मोमेंट होता छोटा बिल्कुल, मेरे ख्याल में 5 से 10 सेकंड का, वो 5 से 10 सेकंड का। जैसे कई बार मतलब मैं उस टाइम पे जब वो था तो मैं तो सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि मेरा सर्कल इतना बड़ा था, कभी कोई मेरा जी करता कि मैं अकेला रहूँ। मैं कदे कितना वो 2 एकड़ में था पूरा, मैं कदे कितना जाकर खाट गाल लेता, कितने जाकर सो जाता नीचे ही वहाँ। लेकिन वो मेरे जो साथी थे वो भी सारे कुल मिला के ठीक ठाक दिमाग के भी हैं, सारी चीज़ें हैं, मेरे को अकेला ही नहीं छोड़ा। एक उस टाइम फ्रेम के दौरान, उस टाइम फ्रेम के एक होता है जैसे धारा 302 लगती है, एक होता है मर्डर, एक होता है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत एक मेंटली आदमी को वीक करके मर्डर, वो भी मर्डर होते हैं मैडम। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना दिमाग वाले, वो गोली नहीं मारते हैं, वो इस तरीके से घेरा बना देते हैं कि आदमी को इतना इस तरह से। नहीं तो आप देखो ना, मैंने तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था, कुछ था ही नहीं, जीरो। हमने तो दोबारा जीरो से शुरू करा है, जो भी कुछ करा अपने दम पे करा, जीरो पे करा। और कोई करके देख लो, कोई भी करके देख लो, बहुत बड़ी चीज़ होती है इतनी। तो मैं तो सबसे यही बात कहूँगा कि अपने यारी दोस्ती या जो जहाँ आपको लगे अच्छा, बहुत लोगों ने हेल्प करी मेरी, उनका तो मैं एहसान कर नहीं बोलूँगा, लोगों ने भी जीव भी हेल्प लिया आपने? एक वाली थी मैडम, वो फिर ना वे गोली उन्नीस ही दे दी मेरे को 4-5 दिन में। मैं दिन में भी साजी कर सो जा, मैंने फिर वे गोली क्या हुआ, अब नींद नहीं आओगी तो एक काम करता था मैं, एक्सरसाइज करता था, खूब घूमता, डंड मार लेता, कुछ बैठक मार लेता, जिम जाम ले रखा था थोड़ा हाथ, तो उसने मतलब इससे थकना है
लेकिन कभी ऐसी भी हो कि एक दिन आप अच्छा फील कर रहे हो, अगले दिन बहुत डिप्रेशन के बारे में, बाइपोलर के बारे में ऐसा बोलते हैं कि एक दिन आप बहुत आसमान में हो, बहुत खुश हो, सब कुछ आपके पास ना हो के भी, और अगले दिन आपके पास सब कुछ भी है तब भी आप खत्म हो, तब आपको लगता है कि मैडम अब ये सब अगर आप टेस्ट करवाओगे ना तो 80% लोग मिलेंगे ये पोलर तो, बाइपोलर। ये बाईपोलर तो, क्योंकि आप और महिलाओं का करवाओगे तो 90% मिलेंगी। ये सोशल मीडिया का ज़्यादा असर है आजकल, दूसरों की लाइफ ज़्यादा अच्छी ये दिखती है। इसलिए है कि ये तो एक मतलब मैं तो साइलेंट किलर मानता हूँ मैंने सोशल मीडिया को। क्यों मानता हूँ? मैंने खुद देखा। मैंने, आप सोच के देखो, जो आदमी डेली अखबारों में आता हो, आपके फ़ोन में, टीवी में फलाना दिखड़ा, रोज़ 200-400 लोगों की नमस्ते राम राम हो, और वो आदमी एकदम सब कुछ छोड़ के 2 साल तक मेरी कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं, मेरा कोई फ़ोन यूज़ नहीं। आज आप आपका फ़ोन ना 2 घंटे अगर दूर रखा गया ना तो आप बेचैन हो जाओगे, पता नहीं क्या हो गया। आप नहीं, मतलब कोई भी। मैं 2 साल तक करीब मैडम मैंने फ़ोन वोन सब कुछ दूर, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मीडिया वीडिया नहीं, कुछ भी। मतलब मीडिया के साथी बहुत थे मेरे तो आया करते वो जब भी, लेकिन मैं कहा भी नहीं। तो वो चीज़ें मैंने तो उसका पूरा ब्रेक लेके देखा है। उसका भी एक बीमारी है ये, तो इनका ब्रेक लेके देख लेना चाहिए। बहुत खतरनाक है ये फ़ोन, ये क्योंकि आप देखते हो अपना, मतलब क्योंकि दिखावा का तो ज़माना है ही ना, दोगलापन दिखावा आजकल और चलता सोशल है। मीडिया पे हर बंदा अपनी अच्छी चीज़ ही देता है, चाहे उसे दो वो पति पत्नी के ऊपर भी कई सारे मीम्स ऐसे बनते हैं कि मतलब बहुत हंसी खुशी की उन्होंने वीडियो डाली, चाहे उससे पहले उसके बाद चाहे उनकी जम के जुत्तम पजार हुई हो, ऐसी होती है। और फिर दूसरे वाले तंग करेंगे ना, देख के देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं दोनों कपल। नहीं, लेकिन हमारी तो कभी सोशल मीडिया पे भी नहीं डाला करते हम, मगर उसमें सोशल मीडिया पे डालना ना लगा फिर तो भी होगी। पक्का होगा। चलो वो तो अब इस बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर तकलीफ तो होती है। उन्होंने, स्वाति जी ने भी एक्स पे पोस्ट किया तो बोला कि बहुत तकलीफ की बात है ये, लेकिन वो तो होती है, वो तो ऐसा देखो जानबूझ के तो कौन करता है, लेकिन आजकल ये वो एक ट्रेंड ये भी ना कि जब डाइवोर्स होता तो वो बोलते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स, म्यूचुअल तकलीफ, हाँ तकलीफ तो है ही। ना ना कुछ ना होता, म्यूचुअल पिचुअल की हो। हाँ, लेकिन ये था, ये तो मैं उसका गुण शानमान हूँ ना, तो आजकल तो ये हो रहा है कि वो पैसे क्या दें इतनी ले, एल्यूमिनी कौन सा चीज चौदह चल रहा है, मार तो कुछ नहीं था वहाँ, जो कुछ होगा तेरे तो रहेगा, तेरे नहीं देनी पड़ेगी बोलते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना? ना ना ना, हमारा ऐसा कुछ नहीं, कुछ बोला कि मैं मांग लेता तो मिल जाती मैंने। कभी कोई अभी भी आपको उम्मीद नहीं लगती कि मतलब कभी फिर से दोस्ती नहीं बनती है, मैडम, क्या मतलब होता कोई है ना, वापस जिस नहीं जाना, वो क्या आ रहा है ना अपने देसी भाषा में, बोला वो जिस जगह हम जाना क्या उसका पूछना, नहीं वो क्या का जड़ा छाछ ने दूध का दूध जड़ा का जा छाछ फूंक फूंक कर पे। तो देखो, मैं बाई कल्चर कह लो या बाई मतलब नेचर, हम इतने साल यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, यारी दोस्ती हम इतने पढ़े रहे, मैं था ही नहीं, मटेरियल नहीं था, शादी मटेरियल नहीं था। गलती तो मेरी थी, और मेरी इसलिए होगी, मैं बड़ा भाई हो गया और घर वाले कह रहे थे तने तुम्हारा नाश कर दिया, ये कर दिया। मैं किसके जाके यार, मेरी कहने मगा मेरे ये सारी आना ये रोड़े रब दे, कौन अपनी छोरी ने ब्याह होगा, और कोई ब्याह भी देगा तो वह क्यों रहेगी। तो फिर इसलिए, या तो इसलिए गया भी इसी पागी भाई, इसलिए होगा तो ब्याह, ना तो ब्याह भी होगी तो हमने कति काटा मार रहा कह रहा, अगर ब्याह भी हो ना भाई बस के अपना। फिर मैं एक बार फिर से आपको राजनीति में ले चलती हूँ। राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या ख्याल, मतलब किस तरह के व्यक्तित्व हैं वो? 2-3 नाम मैं लूंगी, बस वो पूछना चाहती हूँ। नहीं देखो, नरेंद्र मोदी जी की बात जहाँ तक है भाई, मैं एक चीज़ मानता हूँ ना, उनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है कि वो एक राजे महाराजा के बच्चे नहीं है। सबसे ग्राउंड रियलिटी में, मतलब उसने नरेंद्र मोदी को आप पसंद करो ना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास पूरे देश के लोगों की, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, स्टेट के हर लोगों की नस का पता है। और हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत इज्जत होती है कि 10% तो एक्स्ट्रा इज्जत वैसे हो जाती है जिसके बाल बच्चे नहीं होते। अगर यार यो कितने लेके जाएगा, ठीक है। और एक ये है कि देखो, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी रहे हैं तो लोगों ने जताया है। मैं तो अब कहूँ कि भाई मैं नरेंद्र मोदी को गाली देने से बड़ा बनता हूँ तो लोग होते हैं ना, दे लो उसका जितना बड़े को देंगे थोड़ा सा तो कद बढ़ी जाएगा, लोगों का ये है माइंडसेट। तो मेरा अपना मानना है कि देखो, जब देश के लोगों ने इतनी वोट दिए हैं, अब जैसे आजकल ये है, कल मान के चलो, अब ज़्यादातर जो लोग हैं जो जीत के आते हैं, खासकर लोकसभा चुनाव में, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ती है, उसी के नाम से जीतते हैं। और जिसके पल्ले 10,000 वोट भी नहीं है अपनी, वो भी जीत जाएगा।
मोदी के नाम से। तो कई डिसीजन है, खासकर जो डिसीजन है वो डिसीजन मुझे नहीं लगता कि कोई वो कर सकता था, जो मान लो जैसे 370 का है कश्मीर का। या फिर अयोध्या वाला भी आप उसको हालांकि नहीं, कोर्ट से अयोध्या वाले को मैं कोर्ट से होके गया। वो तो कोर्ट है मैडम, वो तो आप लोगों ने बना रखा है। अरे वो तो है ही, वो उनका काम है राजनीति करना का, हमने कर रखा है लोगों में भी जागा। मैं अमेरिका गया, तो मैं जब अमेरिका गया था वो बोले कि भाई जो सबसे बड़ी चीज़ है, इन सब चीज़ों से बड़ी एक चीज़ है, तो मैं तो आम आदमी पार्टी में था ही, तो मैं अध्यक्ष था, तो वो भाई वहाँ पे कुछ मोदी के समर्थक मिल गए, तो बैठे थे ऐसे ही। भाई मैं बताने लगा, मैं बताओ तुमने कि मोदी जी के ऊपर ही डिबेट करते हैं, मैं बताऊंगा कि ना करे यार के करे। तो भाई जब आप जिस पार्टी में हो गए आपको तो उसकी जय बोलनी पड़ेगी, दूसरे ने कितना अच्छा काम कर रखा है गुंडे बताने पड़ेंगे, ये तो अपनी देश की पॉलिटिकल कल्चर है। तो मैं बोला, मैं कहा भाई बताओ, इन्होंने भाई बात है या उसने कि मैं दिया हो चाहे ना दिया हो, ये बोले हम ये अमेरिका में जो है ना फील करें हैं कहाँ आप इंडियन है बोले। मगा भाई क्यों पहले क्यों ना, बोला ना भाई पहले नहीं, तो जो फीलिंग दी है ना लोगों को, जो बाहर है उनको तो सरकारों से कुछ चाहिए नहीं, सेटल हैं एनआरआई हैं, तो जो फीलिंग है ना मैडम, ये फीलिंग ही तो है कि मैं मान लो आप कोई भी व्रत रखता है, आप किसी दिन ये हो ना कि मैं व्रती भी नहीं हो, रोटी नहीं मिल रही, आदमी भूख के लिए भाग गए, लेकिन जिस दिन आप व्रत है तो फीलिंग है अगर भाई मेरा तो भगवान का जाओगा तो भूखा भी आदमी राजी रहे। तो ये जो फीलिंग दी है ना उन्होंने, इस फीलिंग का कोई तोड़ नहीं है। ये फीलिंग खासकर इंडियन को पूरे उसमें कि भाई हमारा अपना पूरी दुनिया में नाम है ना, वो है ना है कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे को फीलिंग है, वो फीलिंग जो उसने बताई। और जैसे एक घटना बताऊंगा मैं आपने, जब ये पाकिस्तान वाला ये पुलवामा हमला हुआ तो हमारा जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ था। तो वहाँ गठबंधन के लिए वहाँ मीटिंग वीटिंग चल रही थी हमारी, तो ये हमला हुआ था। मैं बोला भाई जल्दी कर लो, समझौता करना आता है। लकी हो गया, मगा मन ऐसा लगा कदे मोदी साहब मगा हमला करते हैं पाकिस्तान में। बोले हाँ ऐसे थोड़ी होता है। ये बात मैं दुष्यंत चौटाला साहब को बोली, मैंने केजरीवाल जी को बोली, बोले ऐसे थोड़ी होते हैं यार। मैं भाई मन नहीं साल, तो तुरंत इंडिया गेट के ऊपर कैसे 2 लड़ाकू विमान गए। अच्छा। तो मैं बोला भाई आवाज़ से आई थी, तो मैं उस साइड बैठा था, उस वो कौन सा होटल है वहाँ पे के नाम मेरे याद हो ना, तो वो दूसरी साइड बैठे थे। वो बोले यार तू रुक जा, बोले पंडित जी तेरे मुँह में तो कदे लेकर है। तो मैं वहाँ जब वापस गया केजरीवाल के पास, तो मगा जी इन्होंने बात हुई है ये बात, मामा ने साल आ गया, देख मैं तो प्रधानमंत्री होता तो मैं तो करता है कार्रवाई, मैं तो अपनी फीलिंग बताऊँ। और मैं तो जिसे हम, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी हम यही सी चीज़ जो आप देखते हो ये नए नए तरीके कितने लगे यूनिवर्सिटी में थे हमारे तो रहे। और मैं बोला मगा मोदी ग्राउंड का आदमी, उसको पता है कोई और होता ना तना खोने का डर नहीं, मतलब नहीं मुझे नहीं खोने लगता का है तो है नहीं ना डर। मैं अभी देखो मैं तो मानता नहीं। और वो अगले दिन मेरे पास से सुबह आया फोन, अगर तन्ने के बेरा था वो कांड तो हो गया, अगले दिन यो अटैक कर दिया था। तो ये ग्राउंड की चीज़ें हैं, अब इसको राजनीति कहो चाहे कुछ भी कहो, और बहुत सी चीज़ें हैं। और देश के लोगों ने जब बना रखा है, अब जड़े जाओ अब करे जाओ, ये भी एक मारे जहाँ रुकेंगे भी हमें गड़बड़ है यार, रुके थे ये 400 के ये भी मारे थे 75 बार हरियाणा में, 400 बार अब लोग, ये इनकी भी तो नीचे रहेगी। तो देश के लोगों ने वो दिया है मैंडेट, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई हैं। मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर थोड़ी, बीजेपी की मेरे पास तो 20 चीज़ें ही सी जो बीजेपी वालों को भी नहीं पता कि कहनी चाहिए, जो लोग फील करते हैं। मैं क्यों बताऊं, पर मन ने क्या नहीं रुक के मारने भाई मैं बीजेपी में हूँ। अरे इसी भी चीज़ है बतेरी कि भाई हम तो लड़े हैं, मेरे पे कोई थोड़ी नहीं कैसे बीजेपी का, मेरे तो फालतू कोई बता दो, मेरे तो फालतू कोई वो क्या अगर है ना टॉर्चर किसी ने सहा हो तो बीजेपी गवर्नमेंट का। लेकिन मैं ये थोड़ी कहूँगा अगर भाई बीजेपी अच्छी है। एक और चेहरा बात कर लेते, चर्चाएं बहुत होती हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, मतलब कुछ है भविष्य है कांग्रेस का उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में? देखो क्या होता है, मैं राहुल गांधी जी की गलती नहीं मानता कुछ भी। राहुल गांधी जी की इसलिए गलती नहीं मानता उनकी ग्रोथ की, क्योंकि वो उनकी जो ग्रोथ हुई है ना, वो एक राजे महाराजे की तरह हुई है, या सिक्योरिटी इशू की वजह से उनकी एक दायरे में ही उनका डेवलपमेंट हुआ है।
और आप किसी का भी इस तरह दायरे में होगा, आप मान लो मैं हूँ, आप या मेरे साथ आप हरियाणा के किसी भी नेता के बेटे को बैठा दोगे, मेरे साथ बैठ जाएगा क्या वो? नहीं बैठ पाए। मैं उसके 5 मिनट में सांस चढ़ा दूंगा, किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक पे, की कर लेगा बताओ? मेरे थोड़ी कहूँगा चल वे लड़ाएंगे, चल पुलिस के बैठाएंगे, बैठ लेगा क्या वो? तो परवरिश का मायना है, मैं ये मानता हूँ कि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। आप मोदी या राहुल की तुलना कर ही नहीं सकते कि मोदी तो बिल्कुल धक्के खा रखे हैं, राहुल गांधी ने धक्के नहीं खाए हैं। और ज्ञान धक्के से मिलता है, ध्यान जो ज्ञान मिलता है ना वो यात्रा ठोकर। करने से भी ज्ञान नहीं मिलता। यात्रा में तो मैडम कैसे 19-20 ऐसे नहीं होता मैडम, एक यात्रा से ज्ञान नहीं मिलता है। नहीं, वो चलाई इसलिए गई थी, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट ही था कि राहुल गांधी जाने हिंदुस्तान को, भारत को। कैसे बीजेपी जानेंगे ने उसको इतने ये भी इस तरीके से भी तंज कसा कि भारत अब भी जानने की उम्र है, मतलब आज आप जाने निकले हो हिंदुस्तान को। नहीं देखो, मैं राहुल गांधी जी के बारे में ये कहूँगा, और जो राजनीति है अपने देश की और जो जिस लेवल पर ये चल रही है, वहाँ मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि लोगों को ना कई बार चीज़ें समझ में ही नहीं आती ना। अब कब क्या चीज़ कह दी, क्या नहीं कह दी, अब वो चीज़ खुद समझ नहीं है तो भाई आपसे कहूँगा कि चलो मेरा भाषण दो, ये वो भाषण में आप पे क्या रखिए, गड़बड़ कर दो, जब तक आपको उसको पता ना हो, पता ही नहीं जमीन से होता, ना मैंने पता कुछ कि भी क्या बोल चीज़ है। दूंगा मैं। ये बात कुछ भी मतलब एक्टिविटी है, जब मुझे नहीं पता चीज़ का तो मैनेजमेंट करवाएगी, ऐसा कर तू ऐसा कर, अब तू ऐसा कर। मुझे पता है ना कि किस करने से क्या होगा, मुझे हम कौन से एक्ट करते हैं मुझे पता है ना, पब्लिक को कौन सी चीज़ अच्छी लगी, वो मेरी समझ है। कोई भी परिवारवाद वाला कोई भी नेता, मोदी जी की या अमित शाह जी की, इनकी या केजरीवाल की भी, वो नहीं कर पाएगा, मैं बताऊँ आपको। यहाँ तारीफ करो केजरीवाल जी की नहीं, तारीफ की क्या बात है, वो राजनीति में तो दूरत्पण है ही, टॉप लेवल का आदमी है राजनीति में। और आप सोचो कि मतलब मुकाबला ही बीजेपी का मतलब केजरीवाल से है। देखो ये तो है ही, और तो मुझे कांग्रेस का तो देखो ऐसा कुछ इतना वो इसलिए नहीं लगता ना। अभी आप अब चुनाव के दौरान मतलब 3 महीने पहले तो आप जय जयकार कर रहे थे, दोनों इकट्ठे चाय पानी सब कुछ कर रहे थे। अब बीजेपी का तो उनकी तो एक अपनी विचारधारा है, उसको कोई सही मानो गलत मानो, उनके साथ खड़ी है, वो अपने लेवल पे खड़ी है, लोग उनके साथ खड़े हैं जो खड़े हैं। अब यहाँ आप वो देखेंगे यार, तू 4 दिन पहले इन्हें गाड़ दे था, ये नहीं बताओ है, तू 10 साल पहले तू मनमोहन सिंह ने चोर बताओ था, मैंने खुद जाके कोला फेंका उड़ा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के घर के बाहर, आज भी फोटो पाओगे मेरे वहाँ, मैंने खुद। अब हमारे को तो भाई हमने थोड़ी देर कागज उस स्टेज पे भी, सॉरी, उस स्टेज पे भी आप थे जहाँ पे शीला दीक्षित के पर्चे लेके खड़े थे, पेपर लेके खड़े थे आप तो। मैडम कौन सी स्टेज पे नहीं था मैं स्टेज वही बनाई कह और नहीं मेरी है। जब लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने वालों में आप थे, मसौदा आपके हाथ में तैयार हुआ। वो मैडम मसौदा नहीं, वो देखिए जब मैंने एक ब्लैक के दे दिया, मेरे को ये मान्य था कि तो देसी है, मैं बोला ऐसे नहीं, ये बनाओ पंपलेट है, तो पंपलेट की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई कि इसने बनवाने दो, ये जो लिखा है ना ये सही है। मैंने देखा यार ये लिखा पढ़ाई थे तो बचकाए थे अढ़ाई, फिर लिखा पढ़ाई का काम अपने दोहराएगा। मैं तो हर जिस पहली जो वो थी किरण बेदी, रामदेव, अन्ना हजारे, जंतर मंतर थाने के सामने जो पहला प्रोग्राम था, जब तो पार्टी नहीं थी, मैं रोहतक से पैदल मार्च करके आए थे हम, कोई 20 बालक। ये जो पाछे अब ये जो बागड़ बिल्ले है ना, ये जो मतलब ऑटो का किराया देने वाले को भी 4 बार नुकायर थे रहने दे, अब ये 100 करोड़ के हो रहे हैं। जो पुलिस वाले ने देख के मतलब वैसे बाथरूम करने चले जा रहे थे ना, वे आज नेता हो रहे हैं यहाँ पे। नाम ले दो, अगर नाम सारे ही हैं, किस किस का नाम लूंगा। एक तो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ये रेट है। अब यहाँ तो मतलब यहाँ मैडम आप एक बात बताओ, कौन सा ऐसा है जो 50 आदमी 100 आदमी या 5000 वोट ले लेगा, बता दो कुछ नहीं है। सब अरविंद केजरीवाल के नाम पे भाई तो है। अब मतलब मनीष सिसोदिया क्या, अब आप एक बात आओ, अरविंद केजरीवाल जो परिवारवाद के रुख के मार था, अब सुनीता केजरीवाल थी सारी ना, पता हो तो आपको। अब भी वो जब नुका था परिवारवाद की पार्टी, एक वो जो तोता है इसका वो ढोलक है संजय सिंह, वो मतलब रुक के मारा करता है परिवारवाद की पार्टी, हो परिवारवाद। वो सारा ये तड़के जूते पैर दबा गावे, कोई सी पार्टी के शरद पवार के वो दबावे, अखिलेश यादव के वो कौन सी पार्टी ना है जिनके नहीं दाबता। ईब की गया ईब अरविंद केजरीवाल की मिसिज ने कौन सा मतलब क्रांति कर दी, कौन सी लक्ष्मीबाई हवा, आपको वो टॉप पे था नहीं पता होता उसका नाम, तो बोलने की हिम्मत है नहीं गुलामा की। लेकिन बनाया तो नहीं ना, फिर वही बात आ जाती है कि बनाया तो आतिशी को। अरे मैडम मजबूरी थी वो, तने सारी बात आना बेरा, मैं सारी बात कदे कैमरे के बना बताऊंगा। ये तो मतलब मैं बता तो रहा हूँ ना, ये
एक एक गैंग होता है ना, गैंग, और उसने कार्टल कह दो, जो ड्रग साले उन्हें कार्टल कह दें, वो मतलब एक पूरे गैंग की तरह ही ये चीज़ें चलती हैं। एक बैठा है ऊपर आदमी, वो पार्टी नहीं, ये अपने गैंग की तरह चलाते हैं। और इसमें गैंग में ये पता है कि यहाँ गोली नहीं चलानी है, गोलियाँ का काम है नहीं, तो यहाँ गुर्गे ऐसे रखे हैं जिनका गुर्दा ही नहीं है, जिनमें कुछ है ही नहीं, ऐसा गैंग है। क्योंकि अगर गुर्दे वाला अगर तेरे गैंग में आ गया तो उससे ही डरता है, डरपोकड़ा, बहुत डरपोक आदमी है। मैंने तो कई बार बचाया कि वो थोड़ी बचा रखा है, मैंने तो बेरा है ना, क्योंकि साथ तो मैं रहता था सारियाना। तो ये तो हाँ, लेकिन वो उसमें कोई शक नहीं, वो मेहनती बहुत है, वो दिन रात काम करने वाला आदमी, और उसके खुरापाती बहुत है, और खुरापात तो चलती हैं, उसको पता है ये फील्ड का, ग्राउंड की रिपोर्ट उसके पास अच्छी होते हैं, ऐसी बात है। चलिए इंतजार करेंगे दिल्ली के चुनाव का, तो 8 तारीख तक देखते हैं क्या होगा, क्या दिल्ली फैसला का दिल्ली की चुनाव का जनता तो करती है। देखो, अब उस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि लोग पसंद करेंगे, लेकिन इतना जो है बहुत क्या नाम है ना, अभी ये बढ़िया बनेगा, थोड़े दिन में बन लिया होगा या बनेगा, अभी बढ़िया भी बन जाएगा, फिर बेचारा भी बन जाएगा, फिर एकदम शेर भी बन जाएगा, फिर एकदम गिद्दड़ भी बन जाएगा, मतलब गिरगिट भी शर्मा जाएगा यार, गिरगिट भी सुसाइड कर जाएगा यार, चले आ जा तो इसके सामने। तो बहुत अच्छा लगा नवीन जी, बहुत बेबाकी से आप बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और अपने निजी भी और राजनीतिक सफर को भी बहुत अच्छे से आपने साझा किया, दिल से मेरा बात निजी रखी। कुछ रहा नहीं मैडम, अब निजी public नहीं, अब हो गया मेरा सब। पता, मैं दुखी हो लिया, मैं जीत भी जाऊँ यार, कुछ निजी भी, मेरा कुछ निजी ना जीना है यार, जिसने जो पूछना है बाज लो, जो मैंने बताना बता दूंगा। कुछ चीज़ें कैमरे बतानी है, कुछ बिना कैमरे, भाई सारी चीज़ कैमरे बताने की भी नहीं होती हैं, तो निजी विजी कुछ नहीं है मैडम। बाकी कोशिश तो यही करें जिसा जो सच है वो बताई जाए, किसी ने कुछ मानो ना मानो, लेकिन मैं तो ये जो चीज़ बताई है मैंने, ये मैं जाऊँगा महाकुंभ में, जाऊँगा जाके डुबकी लगाऊंगा। अब कितनी डुबकी लाऊंगा मैं, चाहे गंगा उड़े, गंगा मैया डुबो ले मन, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे तो जो ये पाप हो रहा है ना, एक दो पाप हो रहे हैं, एक तो बता दिया, एक दो मैं बताऊंगा नहीं, फिर कदे बता दूंगा। एक दो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।